हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका डिस्कशन रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे एंड पीवाई की सीरीज में जो हम यहाँ पे जनवरी के टॉप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आई होप उसके साथ में आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि किस डायरेक्शन में आपके यहाँ पर पढ़ाई होना चाहिए एंड अप्रैल में आपने किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पे 14 सवाल 14 क्वेश्चंस आपको मिले हैं फ्रॉम दिस सिंगल चैप्टर विच इज अ ग्रेट नंबर, क्योंकि आपको एक से ज्यादा सवाल इसका मतलब कई सारे शिफ्ट्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से मिले हैं, विच इज एनीवेज एक्सपेक्टेड है ना। हम यहाँ पे इसको हाई वेटेज चैप्टर में ही काउंट करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की भी अगर बात करोगे तो क्वालिटी भी इन्होंने काफी अच्छी आपको पूछी है। इट वाज नॉट वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम यहाँ पे अच्छे वाले क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको भी आइडिया लगेगा कि यार कहाँ तक बेसिकली आपने अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को लेके जाना है इफ यू वांट टू गेट दोज 4 to 8 मार्क्स इन योर पेपर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड एक ही करके क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप भी यहाँ पर जो है साइड बाय साइड सॉल्व करना स्टार्ट करें, है ना। इफ यू कैन गेट द आंसर बिफोर मी दैट्स परफेक्टली फाइन। सवाल देखो यहाँ पर पहला ही क्या है। पहला सवाल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इट इज फ्रॉम 21 जनवरी। इंटीग्रेशन के अंदर सिंपली आपको दे रखा है 4 कॉट इनवर्स, आगे यहाँ पर आपका बड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन है एंड 0 से लेके 1 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं तो कॉट इनवर्स के साथ में डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे? या तो आप बोलोगे कि मैं डायरेक्टली इसको बाय पार्ट्स ही लगा देता हूँ इसके अंदर, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना स्टार्ट कर देता हूँ 1 मान के, या 4 को एक फंक्शन मान के हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, बट वो बड़ा गंदा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। सो यहाँ पे आइडिया क्या है कि पहले ये आईटीएफ आपका चेक करवाना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आईटीएफ की मदद से क्या इस एक्सप्रेशन को, कॉट इनवर्स का जो खराब सा एक्सप्रेशन है, इसको क्या आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर पाओगे? और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो ये क्वेश्चन ज्यादा अहमियत किस पे ले रखता है कि आप यहाँ पे पहले अपना इनवर्स वाला आइडिया सही से क्लियर रखते हो कि नहीं रखते, राइट। सो हम यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन को अगर देखते हैं, लेट अस कॉल इट आई। सो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 4 को बाहर निकाल सकते हैं एंड कंफर्टेबल हम किस में रहते हैं? कॉट इनवर्स के कंपैरिजन में tan इनवर्स में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर मैं इसको tan इनवर्स में लिखना चाहता हूं तो ये 1 अपॉन करके आएगा। 1 अपॉन के साथ में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 के साथ में ये दोनों नंबर्स मिलेंगे, और ये जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूं तो 2x कॉमन निकाल सकता हूं। तो अगर इन दोनों में से मैं 2x अगर कॉमन निकालूंगा सो अंदर क्या रह जाएगा? 2x कॉमन निकालने पे यहां से रह जाएगा 2x एंड यहां से रह जाएगा -1, राइट। सो ये काफी अच्छा हमारे पास में एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही डिफरेंस मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में दिखा सकता हूं। तो 1 के प्लेस में हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 2x - 1 लिखा हुआ है, तो इससे हमारे पास में tan इनवर्स का वो फॉर्मूला जनरेट हो गया है। tan इनवर्स के अंदर x - y अपॉन 1 + xy, ये काफी फेमस फॉर्मूला है। ये हम अपने इनवर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते समय काफी बार इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ से क्या होगा? पहली बात तो आपके 2 अलग अलग इंटीग्रेशंस यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स के अंदर आपका एक तो 2x आ जाएगा dx के साथ में, एंड देन फर्दर आपका माइनस tan इनवर्स के अंदर आपका 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अगर आप चाहो तो 4 भी वैसे यहाँ पे अलग से ले सकते थे, लेकिन 4 अगर आप बाहर रखना चाहो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? क्या क्या हमने यहाँ पे बेसिकली tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस समथिंग अपॉन 1 + समथिंग इनटू समथिंग को ब्रेक कर लिया है। tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट वाला समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ दूसरा वाला समथिंग। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी लिमिट के बारे में देखता हूँ तो 0 से लेके 1 तक एंड 0 से लेके 1 तक आपके यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई हैं। मुझे यहाँ पे 2 अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं और यहाँ से मेरा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। सो इसको हम नाम देते हैं लेट अस से I1, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं I2, एंड फिर यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर भी हम कैलकुलेट कर ही लेंगे दोनों को साथ में लेकर, राइट। सो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे जो पहला वाला डिस्कशन है ना, उसके अंदर तो हम डायरेक्टली ही क्या करना चाहेंगे? बाय पार्ट्स अप्लाई करना चाहेंगे। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई करूं तो क्या होगा? बाय पार्ट्स अप्लाई करते समय अगर मैं यहाँ पे I1 का यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ, है ना, बाद में यहाँ पे 4 वगैरह बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो I1 विल बी बेसिकली इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स के अंदर 2x। सो बाय पार्ट्स लगाने के लिए हम क्या इमेजिन करते हैं? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 इमेजिन करते हैं, याद है? ये भी एक फॉर्मेट होता है जहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है तो हम एक 1 इमेजिन करते हैं। अच्छा, 1 अगर मैंने यहाँ पे इमेजिन किया है तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन कैसे जाएगा? फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1/1 + x², मतलब 4x², लेकिन चेन रूल की वजह से एक एक्स्ट्रा 2 आएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे आप x लिख सकते हैं, राइट। एंड लिमिट भी क्या है आपकी? 0 से लेके 1 है, तो ये वाला पोर्शन सॉल्व हो चुका है तो इस पे लिमिट इस तरह से लगेगी, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है तो इस पे लिमिट इस तरह से लगेगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे पहले वाले में 1 इनपुट में डालता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा? 1 इनपुट में डालूंगा तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 बनेगा एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं आने वाला। इज दैट राइट? tan इनवर्स ऑफ 2 आएगा यहाँ पे, 0 डाल के तो 0 होने वाला है।
अगर मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेशन करता हूं तो ये एक्चुअली काफी अच्छा सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को अगर आप देखते हो तो इसका डेरिवेटिव कितना है, 8x के बराबर है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 8x है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 से डिवाइड करवा लेते हैं। सो न्यूमरेटर में अब मुझे क्या नजर आ रहा है, एग्जैक्टली अच्छा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेते हैं। सो आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे एक्जैक्टली 8x अब न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, जो बेसिकली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। मतलब ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, लॉग वाले इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा यहाँ पे, -1/4 के साथ में लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1 + 4x², और इसके ऊपर जो आपकी लिमिट जा रही है 0 से लेकर 1 तक जा रही है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके ओवरऑल कैलकुलेशन करता हूं तो tan इनवर्स ऑफ 2 है, एंड -1/4 के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डाल के मेरे पास में ln ऑफ 5 बन रहा है, एंड 0 डाल के यहाँ पे ln ऑफ 1 बन रहा है विच इज 0। सो ये हमारा हो चुका है सॉल्व, हमारे पास में आ चुका है हमारे यहाँ पे I1 का आंसर, ठीक है। तो इसको भी रखते हैं इसी पोजीशन पे, है ना, इसके आगे सॉल्व करने का मतलब नहीं है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू डिस्कशन फॉर I2, राइट। सो I2 में क्या हो रहा है, I2 को भी आप यहाँ पे ध्यान से देखें, I2 बेसिकली ये वाला है। अब आप कमेंट कर सकते हैं इस तरह से कि ठीक है, हमारे पास में जैसे ये था वैसे ही वो है, तो वी कैन प्रोसीड इन द सिमिलर वे, 2-3 स्टेप में जैसे इसका आंसर आया था वैसे 2-3 स्टेप में उसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन और भी अच्छा तरीका बताता हूं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम अगर यहाँ पे I2 का डिस्कशन करना चाहते हैं तो व्हाट फर्दर वी कैन थिंक ऑफ। मेरे पास यहाँ पे I2 जो है दैट इज फ्रॉम 0 से लेके 1, एंड देन उसके साथ में tan इनवर्स के अंदर 2x - 1 dx अवेलेबल है, राइट। सो एक काम हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि 2x - 1 को मैं यहाँ पे t लेके देखता हूँ, रादर देन गोइंग अहेड एंड सॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर। अगर मैं यहाँ पे 2x - 1 को लेट कर लूँ कितना, t के बराबर, तो इसका जो 2dx है ये किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये करने से बेनिफिट क्या हुआ है, इसका बेसिकली बेनिफिट आपको नजर आएगा लिमिट्स के अंदर, क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ पे इनपुट में डालता हूं तो t का वैल्यू बनता है -1, और अगर मैं 1 इनपुट में डालता हूं तो t का वैल्यू बनता है 1। सो ये इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक चला गया है, और ये tan इनवर्स के अंदर कितना आ रहा है आपका, t आ रहा है, dx के प्लेस में कितना आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा, ठीक है। सो हो क्या रहा है कि आप -1 से लेकर 1 तक एक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन डिमांड कर रहे हैं। सो -1 से लेकर 1 तक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 0 ही आता है ना, ये हमें पता है। सो रादर देन एक्चुअली गोइंग अहेड एंड सॉल्विंग द एंटायर बाय पार्ट्स, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की मदद से देख सकते हैं कि यार इसका आंसर 0 आने ही वाला है, मतलब ये जो भी कुछ है यहीं से आपका आंसर आएगा, इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करवा लो, मतलब इसका 4 टाइम्स करके आपका आंसर बन जाएगा, राइट। देयरफॉर वी हैव आवर आंसर, आई गेस, लेट अस राइट इट। क्या बनेगा, देयरफॉर हमारे पास में जो i है दैट वुड बी 1/4 ऑफ I1 - I2, है ना, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू, नहीं 1/4 ऑफ नहीं, 4 टाइम्स ऑफ, ऑलराइट, 4 टाइम्स ऑफ I1 - I2 ये करना चाह रहे थे हम। I1 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, I2 की वैल्यू हमारे पास में 0 आ चुकी है। 4 टाइम्स अगर यहाँ पे करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2, एंड यहाँ पे अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -ln5, राइट। सो दैट्स इट, ये आपका बेसिकली I का आंसर निकला है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ में, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ में। तो a का वैल्यू कितना है एंड b का वैल्यू कितना है, ये देखो ध्यान से। सो a का वैल्यू आपका 4 है, b का वैल्यू आपका 1 है। सो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना था 2a + b, तो ये 9 आंसर आपका इस क्वेश्चन में फिर फाइनल किया जा सकता है ना। सो आपको यहाँ पे ये जो लेट करने वाला आइडिया है ना, ये क्यों आया ये भी यहाँ पे ध्यान रखो। ये इसलिए आया क्योंकि अगर आप देखते हो तो 2x - 1 जो है ना, वो 0 कहाँ पे हो रहा है, वो 0 बेसिकली आपके यहाँ पे हाफ पे हो रहा है। हाफ क्या है, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है 0 और 1 का। तो जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करते थे यहाँ पे सिमेट्री फर्दर हमें दिखाई देना स्टार्ट हो रही, जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, राइट। सो कभी भी आपके उसमें अगर ऐसा कुछ आता है ना कि आपके लिमिट का एकदम जो है क्रिटिकल पॉइंट जो बीच वाला है वो आपको दिखाई दे रहा है, देन सब्स्टिट्यूशन के साथ में आपको यहाँ पे -a से लेके a में चीजें कन्वर्ट होती हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड इससे हमें फायदा डेफिनेटली मिलता है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर क्या वैसे हमने इस्तेमाल किया है, अगर आपने यहाँ पे मुझसे पढ़ा है ना, तो हमने यहाँ पे इसका नाम बेसिकली एस रखा हुआ है, एस प्रॉपर्टी, -a से लेके a तक। अगर मैं किसी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ऐसे हमने यहाँ पे एस के बाद में किंग, क्वीन, जैक, है ना, इस नाम से हमारी सारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। आपने अगर किसी और नाम से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई गेस आपको दिख रहा है कि हाँ -1 से लेके 1 तक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो आपने जिस भी नाम से पढ़ा है 0 यहाँ पर आपका आंसर निकलना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला सवाल तो मुझे लगता है कि यार अब बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है, एंड इसलिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर हमें ओरली निकालते आना चाहिए। होता क्या है इस तरह के सवालों में, आपके इसमें लिमिट भले यहाँ पे काफी पुअर है ना, π/24 से लेके 5π/24 है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेगा। आप यहाँ पे tan को sin cos में चेंज करोगे सबसे पहले, है ना, π/24 है, एंड देन यहाँ पे
5 पाई बाय 24 है। साइन कॉस में अगर मैं चेंज करता हूं तो यहाँ पे कॉस जाएगा और कॉस पलट के ऊपर जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ कॉस 2x आ रहा है, उसके साथ में आपके यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ कॉस 2x यहाँ पे भी आएगा। एंड इस तरह के सवाल पहले भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। दिस इज नॉट एट ऑल अ न्यू पैटर्न, बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न है। किंग रूल का एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्टैंडर्ड है कि हमने इसके लिए भी शॉर्टकट पढ़ के रखा हुआ है। इसके लिए भी हमारे पास में शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट है कि अगर कभी भी मैं नोटिस करता हूं कि मेरे पास में जो इंटीग्रेशन है a से लेके b तक fx अपॉन fx के साथ में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स ही अगर कोई दे देता है तो इसका सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास में डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 आता है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसको थ्योरी में अलग से सॉल्व कर लो एंड देन चेक कि b माइनस ए अपॉन 2 आता है कि नहीं आता, क्योंकि यहां करने से बेटर है कि थ्योरी में कर लो, मतलब आगे दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहां पे करते आ जाएगा। ठीक है ना, बट दिस इज द नॉलेज जो हम यहां पे शॉर्टकट का इस क्वेश्चन में यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली किंग रूल का शॉर्टकट है। अदरवाइज अगर आपको शॉर्टकट नहीं लगाना है तो आप यहां पे प्रॉपर किंग रूल अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी यहां पे आ तो जाएगा ही ऑब्वियसली। ठीक है ना, हम नोटिस क्या करते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि देखो अगर मैंने इस चीज को fx बोला तो ये भी fx है, एंड एक बार अगर आप चेक करोगे तो ये वाकई आपका f ऑफ दिस प्लस दैट माइनस एक्स के बराबर वैल्यू क्रिएट करेगा, है ना। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये इसके अंदर देखो, इन दोनों को ऐड करके आपकी वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को ऐड करके आपके इसमें यहाँ पे 6 पाई बाय 24 आ रहा है विच इज पाई बाय 4, विच इज पाई बाय 4, है ना। तो क्या ये f के अंदर पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है क्या, चेक करके अगर आपको देखना है। अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि कॉस ऑफ 2x का क्यूब रूट, इसको हमने fx बोला है। सो f ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट के अंदर कॉस के अंदर 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, जिसको आप अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2x एंड कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है ना, तो यस जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फंक्शन वो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स वाली कैटेगरी का ही है। और इतना भी जो मैंने आपको लिख के दिखाया है ये समझाने के लिए लिख के दिखाया है, ये जिसको पता है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ठीक है ना, जिसको ये पता है कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो सीधे सीधे सॉल्व ही करता है। fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स क्योंकि आपको दिखाई दिया है तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा तो डायरेक्टली कहां से, पहले ही स्टेप में, यही आपकी पहली स्टेप होना चाहिए, b माइनस ए अपॉन 2, है ना, मतलब 5 पाई बाय 24 माइनस पाई बाय 24, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 2 से, यही आपका आंसर है। तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई बाय 24 और नीचे आ जाएगा आपका 2, मतलब पाई बाय 12 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, एकदम फ्री के नंबर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डिनोट ये जो है आपका डब्बा, ये आपका GIF डिनोट कर रहा है और आपको माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 में इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। राइट, ठीक है, देखने में अच्छा है सवाल, लेकिन कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके इसमें यहाँ पे जो भी एंटिटीज हैं, है ना, GIF साइन के ऊपर लगाए, कॉस के ऊपर लगाए और एक्स के ऊपर भी यहाँ पे GIF लगा हुआ है। सो GIF हमें देखो कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए GIF के साथ में कि GIF ऑलवेज बिकम्स अ कांस्टेंट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। आपको इंटरवल पकड़ना है बस, अगर आप इंटरवल अच्छी तरीके से पकड़ लेते हो तो आपको यहाँ पे आंसर फॉर श्योर निकलेगा और बहुत आसानी से निकलेगा। राइट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पे कि इंटरवल कैसे यहाँ पे हम ढूंढते हैं। राइट, सो जैसे मैंने यहाँ पे लेटर से माइनस पाई बाय 2 एक एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ा, प्लस पाई बाय 2 एक एक्सट्रीम पॉइंट पकड़ा, तो इसके बीच में GIF x क्योंकि है तो GIF x के लिए -1 एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, 1 एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है ना, और sin x एंड cos x के लिए भी एक्चुअली 0 ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। इनमें -1 और 1 एक्चुअली नीचे वाले दोनों एंटिटीज के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पे बेसिकली आपका इनपुट कोई इंटीजर क्वांटिटी बनता है। राइट, तो साइन कहां पे इंटीजर बनेगा, 0 पे ही इंटीजर बनेगा, उसके अंदर डायरेक्टली पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पे इंटीजर बन रहा है, मतलब इनके बीच में यहाँ पे अभी हमारा वेरिएशन हमें साइन के GIF में और कॉस के GIF में देखने के लिए नहीं मिलने वाला। अगर आप और भी सिस्टमैटिक करना चाहते हैं इसको तो वी कैन डू इट फर्दर सिस्टमैटिकली। हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई GIF अलग अलग इंटरवल्स में क्या क्या बनने वाला है। ठीक है ना, तो आपका ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है इसमें GIF का क्या सीन है, इस इंटरवल में GIF आपका यहाँ पे बनेगा -2 के बराबर, यहाँ पे GIF बनेगा -1 के बराबर, यहाँ पे बनेगा 0 के बराबर, यहाँ पे बनेगा 1 के बराबर, मतलब ये वैल्यूज है इनकी अलग अलग इंटरवल्स में कर देंगे ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वाले वैल्यूज। अगर मैं साइन की बात करता हूं तो साइन के केस में क्या हो रहा है, साइन बेसिकली माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 तक हर बार ही -1 बनने वाला है, एंड 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हर बार ही ये बेसिकली आपका 0 ही बनने वाला है, टेंशन की बात नहीं। एंड कॉस तो और भी बढ़िया है,
cos x के ऊपर अगर आपने GIF लगाया है तो इंटरवल की बात करते हैं, -π/2 से लेके 0 वाला जो इंटरवल है इसके अंदर cos ऑलवेज पॉजिटिव फ्रैक्शन है। एग्जैक्टली 0 पे 1 बन रहा होगा, एग्जैक्ट 0 पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम -π/2 से लेके 0 के बीच की बात कर रहे हैं। तो समथिंग पॉजिटिव बट फ्रैक्शन, तो उसका GIF क्या होता है? 0 होता है। एंड यहां पे भी सेम ही कहानी है ना, इवन फंक्शन है, ये यहां पर आपका 0 बनेगा। मतलब जो भी डिस्कशन है इसके अंदर cos x का GIF तो देखो 0 ही लिखना है आपको, राइट। 4 अलग अलग इंटरवल से उसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज को आप यहाँ पे रिप्लेस करो और वहां से आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि आप यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -π/2 से लेके पहले तो -1 है ना, क्या क्या चाहिए इस इंटरवल में, यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2, सो आ जाएगा 12 के साथ में 3 -2। नीचे आपके इसमें क्या क्या है, नीचे है आपके इसमें यहाँ पे 3, उसके साथ में साइन की जगह कितना आएगा, साइन की जगह आएगा -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। ये आपका पहला इंटीग्रल क्रिएट हो गया। ऐसे ही दूसरा इंटीग्रल आपका क्रिएट होगा -1 से लेके 0 के बीच में। -1 से लेके 0 के बीच में अगर आप देखते हैं तो हमारा जो GIF है ना, वो बनने वाला है कितना, -1 के बराबर। वहां से कंट्रीब्यूशन आया -1। नीचे अगर हम देखते हैं तो 3 के साथ में ये भाई साहब क्या है, ये अभी भी -1 है और ये अभी भी 0 है, ये तो कभी भी 0 ही है। फिर आगे चलते हैं, 0 से लेके 1 में चलते हैं। 0 से लेके 1 में इनका कंट्रीब्यूशन हो गया है 0 के बराबर, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया है आपका वापस 0 के बराबर और ये भी हो गया है 0 के बराबर, ठीक है ना। एंड अगर मैं जाता हूँ 1 से लेके π/2 में, सो फिर से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 12 के साथ में ये हो गया है आई गेस -1 के बराबर है, कितना हो गया ये हो गया 1 के बराबर। ओके, हमें क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्चुअली ऐड करना है, तो ये +1 बेसिकली होने वाला है और नीचे आपके इसमें आ जाएगा 3 एंड देन यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे भी 0, ठीक है। एक बार चेक कर लो। सो GIF वाले क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे प्रॉपर इंटरवल्स में अपने क्वेश्चन को ब्रेक कर पाते हैं, सो ये इतना आसान रहता है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास में, ये ऊपर 12 है, यहाँ पे आपके इसमें कितना आ जाएगा 2, तो ये 6 बचेगा कैंसिल करके, 6 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 6 का इंटीग्रेशन कर रहे हो, 6 को बाहर निकालो, x आएगा, इसके ऊपर लिमिट डाल दो आप -π/2 से लेके -1। फिर अगला वाला अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ऊपर आपके इसमें यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे भी 2 बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये 12 बनेगा। 12 जो आपका यहाँ पर बना है उसके साथ में फिर से dx का इंटीग्रेशन है और -1 से लेके 0 तक आपकी लिमिट है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपके इसमें 12 आएगा फिर से एंड इंटीग्रेशन में dx है तो x बन के यहाँ पे 0 से लेके 1 आएगा। एंड लास्ट वाला जो है उसको भी ध्यान से देख लो, तो लास्ट वाले में आपके इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है ना, 3 के साथ में ये कैंसिल करके 4 बनेगा, ये भी 4 है तो 16 है एंड 16 के साथ में फिर आपको क्या करना है, x के ऊपर लिमिट डालनी है 1 से लेके π/2 तक, बस। तो क्या बनने वाला है इस केस में, यहाँ पे आपके इसमें बेसिकली आ रहा है -1 एंड देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके +π/2। यहाँ आपके पास में 0 -1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे भी आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 16 के साथ में π/2 -1, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा। पाई के साथ में क्या क्या आपके एक्सप्रेशंस बन रहे हैं उनको एक बार पहले नोटिस कर लेते हैं। तो यहाँ से 3 और वहाँ से 8 है ना, तो 11 पाई इज व्हाट वी आर गेटिंग। एंड कांस्टेंट के साथ में अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो कांस्टेंट में देखो क्या है, 12 12 24 एंड देन -16, मतलब ये कितना हो गया आपके पास में 8 एंड 8 - 6 मतलब यहाँ पे 2। सो ओवरऑल आपका यहाँ पे 11 पाई + 2 बच रहा है एज द फाइनल आंसर। सो इफ यू नो हाउ टू ब्रेक इट इनटू इंटरवल्स, है ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अगर आपको इसके पहले कहीं दिक्कत आ रही होगी इस तरह के सवालों में तो आगे से आप कर पाओगे। अच्छे से इंटरवल्स ढूंढो, क्योंकि इंटरवल्स में एक बार अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो उस इंटरवल में GIF का वैल्यू हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कांस्टेंट्स को ही तो इंटीग्रेट किया है हमने, कांस्टेंट को इंटीग्रेट भी क्या ही करना होता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन dx का ही होता है फिर अल्टीमेटली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, पिछले क्वेश्चन का आंसर 11 पाई + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा सवाल है और ये अभी पिछले 2-3 सालों से नहीं आया था, लेकिन मैं हर बार अपनी क्लासेस में ये बोलता था कि ये नहीं यार इसको करो, ये अच्छा पैटर्न ही आ सकता है। एंड इस बार इन्होंने जो सवाल बनाया है ये वैसे देखने में जाओगे, अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसका अगर लिखने की कोशिश करोगे तो इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। सो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एग्जाम के टाइम पे जो एक अवेयरनेस होती है कि हमें कौन सा डेटा निकालना चाहिए, कौन सा डेटा हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, अगर वो अवेयरनेस आपके पास में है तो आप जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम बेसिकली इस आइडिया का यूज करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है दैट ऑलवेज इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है दैट ऑलवेज इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है ना, ये छोटा सा स्टेटमेंट दिमाग में हमेशा रखो। तो हम यहाँ पे इसके जो है एनालिसिस को कुछ ऐसे बिगिन कर सकते हैं कि fx जो है वो e⁻x के साथ में यहाँ पे अब देखो क्या हो सकता है, मैं इस f(y) dy को पहले y के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, फिर ये x e⁻x के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं। सो अगर मैं y के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इंटीग्रल बनेगा 0 से लेके 1 तक
वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। एंड दूसरा जो यहां पे इंटीग्रल बन रहा है उसके अंदर क्योंकि वाई वेरिएबल है, मतलब इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूं। एक्स ई रेस टू एक्स को मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकालूंगा तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल एफ ऑफ वाई डी वाई ही बचने वाला है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट हमारा? डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स अस सम फाइनाइट क्वांटिटी, है ना। ऑब्वियसली लिमिट जिस केस में फाइनाइट है उस केस में लिमिट अगर आप जीरो से लेके एक्स कर दोगे तो फिर वो फंक्शन क्रिएट करेगा। लेकिन इस तरह के एक्सप्रेशन जो आपके जीरो से लेके वन तक जा रहे हैं, अब अंदर जो भी फंक्शन है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो भी कुछ होगा कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगा, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में उसको भी एक कैपिटल ए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली यहां पर भी ये जो है जीरो से लेके वन तक किसी और चीज का इंटीग्रेशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली हम इसको किसी दूसरे कांस्टेंट से बी से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, राइट। ऐसा करने से हुआ क्या है, हमारे पास में एटलीस्ट एक एफ एक्स के लिए मतलब ये किस तरह से दिखने वाला एक्सप्रेशन है वो क्लियर हो गया है। ई रेस टू एक्स इसके अंदर होगा ही होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहां पे होगी ही होगी, और आगे चल के एक दूसरे कांस्टेंट के अंदर एक्स ई रेस टू एक्स मल्टीप्लीकेशन में होगा ही होगा। ये क्या आया है आपका, ये आपका बेसिकली एफ एक्स का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अगर ये एफ एक्स का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, अगर ये आपका एफ एक्स का स्ट्रक्चर है, तो हम यहां पे अब इसका इस्तेमाल करके ए और बी समहाउ फाइंड करेंगे। ए और बी पता चल जाते हैं तो आपको यहां पे फाइनल आंसर भी पता चल जाएगा एफ एक्स के बारे में। तो ए क्या है, ए बेसिकली ये चीज है। लेकिन ए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एफ ऑफ वाई आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन एफ ऑफ वाई पता करना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, यहां पे जो भी एक्स है उसके प्लेस में आप वाई डाल दोगे, राइट। तो वो ए की कैलकुलेशन रहेगी, और बी के कैलकुलेशन में भी वही सेम चीज है, मुझे एफ ऑफ वाई का इंटीग्रेशन करना है। सो अगर आप दोनों में से कंपेयर करते हो तो यहां पे ज्यादा इजी क्या है, ऑब्वियसली बी का कैलकुलेशन ज्यादा इजी है, तो बी से स्टार्ट करो। फिर आप यहां पे ए की जरूरत पड़ती है तो ए को भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, राइट। सो हम यहां पे बी से अपना डिस्कशन पहले स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। अगर मैं यहां पे बी की कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं जीरो से लेके वन तक एफ ऑफ वाई को। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ वाई? एफ ऑफ वाई इज ई रेज टू वाई, उसके साथ में आ जाएगा ए, उसके साथ में आ जाएगा बी वाई ई रेज टू वाई। ये है बस आपकी कहानी। तो यहां से क्या होगा, ए और बी में आपकी एक इक्वेशन बनेगी, और वैसे एक इक्वेशन बनेगी जब आप ए के लिए सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ए और बी का, ठीक है ना। वो हमारा थॉट है अभी हमने यहां पे, लेकिन बी का कैलकुलेशन क्योंकि इजी है इसलिए यहां से अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया है। सो अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या है मेरे पास में, ये तो ई रेज टू वाई ही हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी जीरो से लेके वन। ये आपका ए वाई हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी जीरो से लेके वन। एंड यहां पे अगर आप देखते हो तो बी कॉमन निकाल के इंटीग्रेशन अगर मैं इसका करता हूं, सो बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब ई रेज टू वाई। वैसे तो कई सारे बच्चों को यहां पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है, अगर आपको भी याद है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो फॉर्मूले को, रादर देन राइटिंग दिस एक्सप्रेशन, राइट। सो कितना बन रहा है यहाँ पे, अलग अलग चीजें नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। तो बी के साथ में आपके इसमें यहाँ पे ई माइनस वन बनेगा, यहाँ पे वन और जीरो डाल के। यहाँ पे अगर मैं वन डालता हूँ तो ये आपका ए बनेगा, जीरो डाल के तो जीरो हो जाएगा। यहाँ वाला जो आपका ब्रैकेट है बी के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वन अगर मैं डालता हूँ तो ये ई बनने वाला है, एंड जीरो डाल के ये जीरो हो जाएगा। सो ई माइनस जीरो, एंड यहाँ का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू वाई ही है ना, तो ई रेज टू वाई में अगर आप यहाँ पे वन डालते हो तो ई बनेगा, जीरो डाल के आपका यहाँ पे माइनस वन बनेगा। सो ये आपका ओवरऑल डिस्कशन अभी आया है, राइट। सो बी के साथ में अगर आप यहाँ देखते हो कि इक्वालिटी क्या है, तो ई माइनस वन है, उसके बाद में ए है, एंड व्हाट एल्स वी हैव। यहाँ पे अगर आप अंदर देखते हैं तो एक्चुअली ई और ई आपका कैंसिल हो रहा है क्या, एंड यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो बचा है ये बेसिकली बी ही बचा है। एंड यहाँ पे वाकई कैलकुलेशन करते समय एक चमत्कार हुआ है, ये सच में चमत्कार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस यूजुअली सॉल्व करते हैं उसके अंदर जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, हम रेगुलरली करते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से कोई एक वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा होता है, तो वी गेट वन इक्वेशन इन ए एंड बी। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आपका ये कैंसिल ही हो जा रहा है। तो यहां से आपको ए ही पता चल गया। तो ए अगर आपको यहां पे यूज करना है तो आपको उसकी वैल्यू निकल चुकी है, आपको अलग से बी फाइंड करना हो तो आप यहां पे फिर इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह से अभी हमने बी के लिए सॉल्व किया वैसे हम ए के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां से भी आपके पास में ए और बी में एक फर्दर रिलेशन निकल कर आएगा। बट इन्होंने जिस तरह से सवाल बनाया है, एंड आई रिस्पेक्ट द वे दे हैव थॉट ऑफ क्रिएटिंग द क्वेश्चन,
इन्होंने जिस तरह से सवाल बनाया, अगर मैं अब उसको यहां पे ध्यान से देखता हूं, यही मैं यहां पर कह रहा हूं कि एग्जाम अवेयरनेस अगर आपकी है कि आप ये देखो कि यार देखो ये आपके पास में जो है एक वेरिएबल कैंसिल करके ए का आंसर ही आ चुका है। एक बार देखते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है हमसे। इन्होंने जो हमसे पूछा है दैट इज बेसिकली दिस, ये निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज ई प्लस एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो अगर मुझे निकालना है तो देखो एफ एक्स तो है ना मेरे पास में, एटलीस्ट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो है। तो अगर मैं एफ ऑफ जीरो का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं कि कैसा नजर आएगा, तो इसके अंदर जीरो डाल सकता हूं मैं। तो जैसे मैं यहां पे जीरो डालूंगा, मुझे यहां पे पता चलेगा कि यार ये तो 1 बन रहा है जीरो डाल के, ये तो कांस्टेंट है ए, और आगे चल के यहां पे क्योंकि एक्स है ना, तो जीरो डाल के जीरो हो जाएगा। सो अगर आपको ए पता चल गया है, बी की जरूरत नहीं है टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर सवाल में कुछ और पूछा होता, लेट से यहां पे इन्होंने ई प्लस एफ ऑफ 1 पूछा होता, तो मुझे चाहिए होता फिर यहां पे बी का वैल्यू मुझे निकालना पड़ता, लेकिन नॉट राइट नाउ, है ना। सो हैव दिस एग्जाम अवेयरनेस, है ना, क्वेश्चन अवेयरनेस कि यार क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या दिया है, क्या पूछा है, एंड जैसे ही आप ये लिखते हैं आपका ई और ई कैंसिल होता है और आपका आंसर ही आ जाता है 2 के बराबर। नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग बी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि बी कितना है, वो अगर आप ए कैलकुलेट करोगे तो बी का वैल्यू निकालता आएगा आपको। इस क्वेश्चन में उल्टा है, राइट। सो वी डिड व्हाट वाज राइट, है ना, कि यार हमने सिंपल वाली चीज पहले सॉल्व करी एंड वी गॉट लकी, है ना, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा बड़ा वाला जो इंटीग्रेशन एक्चुअली करना नहीं पड़ा। अच्छा, लेकिन इस तरह का पैटर्न काफी अच्छा है एंड काफी इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को बेसिकली स्ट्रक्चर किया गया था। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये वाला सवाल फिर से आपका काफी इंटरेस्टिंग, एंड एफ एक्स दिया है एंड एफ एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है एक ऑप्शन में, और कुछ यहाँ पे इक्वेशन और इनइक्वालिटी का भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। सो ऑब्वियसली, है ना, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा एग्जाम में तो आप क्या करना चाहोगे, है ना, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन को तो एकदम से इनिशियली सॉल्व नहीं करना चाहोगे ना, इंटीग्रेशन टेक्स टाइम। सो आप अगर यहाँ पे अपने एफ एक्स को देखते हो तो एक चीज और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यार मैं जी आई एफ का स्क्वायर के बाद में यहाँ से ना 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 बाहर निकाल सकता हूँ मैं। सो ये -3 बनेगा, है ना, कैंसिल मत कर देना बेटा, +3 -3, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस है तो ये -3 बनेगा, तो -3 आपका -6 बनेगा। ये देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है मेरा एफ एक्स, और ये एक्चुअली आपका फैक्टराइज भी हो रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप जी आई एफ को थोड़ी देर के लिए टी की तरह इमेजिन कर सकते हो। सो टी स्क्वायर -t -3, अगर आप -6 आपके इसमें आता है तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे t -3 इंटू t + 2 की मदद से मैं इसको फैक्टराइज कर पा रहा हूँ, राइट। सो मेरे पास में एफ एक्स जो है ना वो एक्चुअली फैक्टराइज फॉर्मेट में इतना अच्छा आया है कि आई विल हैव नो इश्यूज सॉल्विंग फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इंटीग्रेशन को अभी होल्ड पे रखो, क्योंकि अगर ये तीनों के तीनों गलत हैं तो बाय एलिमिनेशन आप बिना इंटीग्रेशन किए इसको टिक कर सकते हो, और अगर इनमें से कोई सही आ जाता है तो हमें पता है ना कि यार ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर इनमें से कोई सही आ गया तो वो वैसे भी सही नहीं होने वाला। सो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं करना है, भले ही आपके ऑप्शन में इंटीग्रेशन है, इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है तो भी आपको नहीं करना है, राइट। तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे पहले अपने इक्वेशंस के बारे में यहां पे बात करेंगे। सबसे सिंपल क्या है, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में भी इजी क्या होता है, इक्वेशन। सो एफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, फॉर फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, कुछ काउंटेबल वैल्यूज आएंगी, 3, 4, 5, 10, 50, 100 जितनी भी है काउंट कर सकते हो आप उनको। फाइनाइटली का ये मतलब है, लेकिन क्या यहां पे फाइनाइट वैल्यूज आएंगी फॉर मेकिंग एफ एक्स इक्वल टू 0? नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर आप यहां पे सॉल्व करना चाहते हो, द फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव टू सॉल्व व्हिच सेज एफ एक्स हैज टू बी इक्वल टू 0, यहां से हमें पता चलता है कि या तो ये वाला ब्रैकेट आपका 0 हो जाएगा जहां पे जी आई एफ की वैल्यू 3 बने, या फिर आप जी आई एफ यहां पे 0 करने के लिए -2 भी बना सकते हो। अब जी आई एफ की वैल्यू 3 तो एक्चुअली एक पूरे इंटरवल में बनती है, और उस एक इंटरवल में कहां से लेके कहां तक, 3 से लेके 4 के बीच में, 3 से लेके 4 के बीच में आपके इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। वैसे यहां पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो ये फाइनाइटली वाला आपका यहां पर जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है, ये क्या हो जाता है, फॉर श्योर गलत हो जाता है। अगर मैं अब देखना चाहता हूं कि एफ एक्स नेगेटिव कब है, एफ एक्स पॉजिटिव कब है, तो मेरे पास में ऑलरेडी वेवी कर के लिए यहां पर एक्सप्रेशन फैक्टराइज फॉर्मेट में है, राइट। सो अगर मैं सेकंड एंड थर्ड की बात करता हूं, स्पेसिफिकली चलो सेकंड की बात करते हैं, तो हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, एफ एक्स लेस देन 0 देखना चाहते हैं। सो एफ एक्स लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, जो भी आप देखो, है ना, दैट डजंट मैटर कि आप पहले किस चीज को देखते हो। तो आपके इसमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है फैक्टराइजेशन को देखते हो, राइट। सो अगर मैं प्लस माइनस प्लस देखता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव वाला इंटरवल जो है वो थोड़ा ज्यादा इजी टू सॉल्व है, क्योंकि पॉजिटिव वाले में 2 इंटरवल्स हैं, नेगेटिव वाले में एक ही इंटरवल है। तो अगर आप 2 और 3 में डिसाइड करोगे, सो ईजियर कौन सा है यहाँ पे, जैसे इक्वलिटी सबसे ईजी था, वैसे इन दोनों में से लेस देन वाला सॉल्व करना ज्यादा ईजी है, उसको पहले कर लो। सो आप क्या चाहते हो कि आपका वेरिएबल जो है
यहां पे आपका वेरिएबल क्या है, इस पर्टिकुलर वेवी कर्व के लिए वेरिएबल क्या है, जीआईएफ। आप चाहते हो कि जीआईएफ किसके बीच में रहे, जीआईएफ आपका बेसिकली -2 एंड देन 3 के बीच में रहे कहीं ना कहीं। जीआईएफ अगर आपका -2 और 3 के बीच में आपको चाहिए तो आप इसको कहां से लेके कहां तक डालना चाहोगे, इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, समझे क्या? तो आप यहां पे बोलोगे कि यार ये जो वेरिएबल है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मैं चाहता हूं कि मैं x की ऐसी वैल्यू लूं कि जीआईएफ लेने पे -2 से तो बड़ा रहूं। तो क्या मैं यहां पे -1.5 जैसे कुछ ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि -1.5 लूंगा तो उसका जीआईएफ एक्जैक्टली -2 आएगा और यहां पे इक्वालिटी लगी हुई नहीं है। तो आपको कहां रुकना पड़ेगा बेसिकली यहां पे, है ना, मन मार के, इसके पीछे नहीं जा सकता, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। वॉट एवर यू डू यू हैव टू बी ऑन द राइट ऑफ -1। एक्जैक्टली -1 आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यू हैव टू बी ऑन द राइट ऑफ -1, ताकि आपका जीआईएफ लेने पे -2 तक आप नहीं पहुंचोगे, उसके उस तरफ ही रहने वाले हो। और अगर आप यहां पे कहते हो कि आपको 3 के लेफ्ट हैंड साइड के आंसर चाहिए तो आप एक्चुअली 2.99 तक भी जा सकते हो। 2.99 भी अगर आपने यहां पे ले लिया, एकदम 3 के पास वाला पॉइंट भी अगर ले लिया, तो भी उसका जीआईएफ कहां गिरेगा, 2 पे गिरेगा, जो 3 से छोटा है। एक्जैक्टली 3 नहीं ले सकते, लेकिन 3 में जितना आप यहां पे अंदर तक घुसना चाहो घुस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो यहां पे आपका आंसर क्या आ रहा है, -1 इंक्लूड करते हुए, -1 इंक्लूड करते हुए ओपन इंटरवल 3 तक आप यहां पे बेसिकली अपने एक्स को देख पा रहे हो, एंड ये एक्चुअली सही है ऑप्शन, ये ऑप्शन एक्चुअली सही है। तो आपका सवाल यहीं पे खत्म होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट, ठीक है ना। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो कोई खास मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ पे फिर से इंटरवल्स में चीज़ों को ब्रेक करोगे, इंटरवल्स में चीज़ों को ब्रेक कर करके यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे। ऑल्दो नॉट वेरी इजी बट स्टिल इट इज़ अ नोन आइडिया। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे इसको कर नहीं सकते। अगर हमारे पास में केवल यही होता कि आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ कितनी है, तो -6 हम कैलकुलेट कर सकते थे, राइट। बट हाँ, -6 नहीं आ रही होगी शायद, क्योंकि गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि आपका जो बेसिकली यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में सही हो चुका है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट गलत होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मतलब कुछ आएगा, -6 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। अगेन अ गुड अरेंजमेंट ऑफ ऑप्शंस है ना, यहाँ पर ये देखने के लिए मिला। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है, दैट्स अ गुड थिंग। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इन्होंने उतने आसानी से आपको यहाँ पर जो है 4 नंबर नहीं दिए हैं, है ना, थोड़ी मेहनत तो करवाई है। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर भी मेहनत करवाई है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे तो पहली बात तो 2 इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम मुंह पे दिख रहा है। ये सॉल्व करोगे, अल्फा आएगा, अल्फा को यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो मेहनत तो इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप बच के निकलना चाहो तो निकल जाओ, ठीक है ना, क्योंकि देयर इज नो वे आउट। हम यहाँ पे जब तक अल्फा कैलकुलेट नहीं करेंगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। एंड इफ दैट इज द सिनेरियो तो करते हैं चलो अल्फा कैलकुलेट। ऑल्दो अगेन बोथ द इंटीग्रेशंस अपने आप में कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें 4 नंबर के लिए, समझ रहे? ये वैसे वाली बात है। ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता था और बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, और ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है बहुत डिसेंट क्वेश्चन है, दोनों मिला दिए तो अननेसेसरी लेंदी हो गया, ठीक है। सो ऐसी वाली बात है। यहाँ पे अल्फा अगर आप देखते हो तो इंटीग्रेशन डिमांड किया जा रहा है 0 से लेके 64 तक, और x की पावर 1/3 इंटीग्रेट करने में क्या ही दिक्कत है, इसको तो अलग से कर ही लेंगे। -0 से लेके 64 तक जीआईएफ है x की पावर 1/3, है ना। 1/3 समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है 64 क्यों दिया है ना, समझ में आ रहा है। क्यूब रूट वगैरह यहाँ पर वैल्यूज कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया है, ओके। यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ पर तो आंसर ही आ जाएगा सीधे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, x की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और इस पे लिमिट लगा दो 0 से लेके 64 तक, ठीक है ना। ये तो डन हो गया। यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग में आप 0 डालने पे एक इंटीजर क्रिएट कर रहे हो, अगला इंटीजर 1 डालने पे क्रिएट हो जाएगा। तो 0 से लेके 1 में आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, एक इंटरवल में स्प्लिट करना पड़ेगा। लेकिन 0 से लेके 1 के बीच में अगर आप हो, मतलब आप यहाँ पे x को फ्रैक्शन लेते हो, उसका क्यूब रूट भी फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन का जीआईएफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 ही लिखो, ज्यादा लोड मत लो, ठीक है ना। फिर हमारा अगला इंटरवल डिसाइड करते हैं 1 से लेके कहां तक जाना चाहिए। 1 डालने पे 1 आ रहा है, 2 कब बनेगा, अगला इंटीजर कब बनेगा, 8 डालने पे बनेगा। कहां बनेगा, 8 डालने पे बनेगा, क्या बनेगा, 2 बनेगा। मतलब एवरी वैल्यू ऑफ x की पावर 1/3 इन दिस इंटरवल विल बी 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ कितना होगा ये लिख दो यहां पे, समझ रहे हो। तो यही तो बेनिफिट है आपके जीआईएफ वाले क्वेश्चन में। अच्छी बात क्या है कि अगर आप इंटरवल सही पकड़ लेते हो, जैसे ये 1 से लेके 8 एक अच्छा इंटरवल पकड़ लिया, तो उस इंटरवल में जीआईएफ का आंसर हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये इसके पहले वाले भी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। वैसे आप यहां पे देखो इंटीग्रेशन में 8 से लेके कहां तक जाएंगे बेटा, 27 तक जाएंगे ना। 8 डालने पे 2 बन रहा है, लेकिन 27 डालेंगे तब जाके 3 बनेगा, है ना। सो 27 पे जम गया आपका। और इस इंटरवल में हम हमेशा 2 पॉइंट समथिंग है, क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 के बीच में है।
तो 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये आपका 2 बनेगा एग्जैक्टली। एंड इन द एंड आप यहाँ पे डायरेक्टली 27 से 64 पे ही जाने वाले हो। तो 64 देख के डरना नहीं है, यहाँ पे क्यूब रूट है इसलिए यहाँ पे जंप काफी आपके बड़े बड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप 3 है ना यहाँ पे क्रिएट होते हुए नोटिस करोगे, राइट। सो अगर ये आपका हो गया है थॉट, अगर ये क्लियर है, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या होने वाली इसकी, है ना। यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन क्या है अल्फा के लिए, ये हो जाएगा बेसिकली 3/4 को तो बाहर निकाल लेते हैं, एंड देन उसके बाद में 64 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 की पावर में 4/3 आएगा। तो 64 की पावर में 4/3 क्या होने वाला है यहाँ पे, क्यूब रूट हो जाएगा, तो पहले तो 4 बनेगा, मतलब 4 की पावर में 4 की पावर में 4 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 128, है ना। नहीं 128 होगा क्या, 2 की पावर 8 हो गया ना बेसिकली 256। ऑलराइट, ये हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ अगर मैं नोटिस करता हूं तो आपके इसमें क्या क्या वैल्यूज बन रही है, माइनस के साथ में आप यहाँ नोटिस करो, ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला। यहाँ पे आपके उसमें आ जाएगा x के ऊपर लिमिट डल रही है आपकी 1 से लेके 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8 - 1। फिर उसके आगे यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो 2 तो कॉमन निकलेगा, फिर x के इंटीग्रेशन पे है ना, dx के इंटीग्रेशन पे x बनेगा, लिमिट डलेगी तो आपका यहाँ पर बनेगा कितना 27 - 8। एंड लास्ट आपका यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, एंड उसके साथ में आपको 64 - 27 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करो और यहाँ से आपका अल्फा निकल कर आने वाला है। अब ये क्या है, देखो ना, ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट वगैरह करते हो तो आपका यहाँ पे जो फाइनल कैलकुलेशन है वो बेसिकली 36 पे आके गिरने वाला है ना। अभी मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। इसके अंदर भी आपको 1 आधा मिनट तो एक्स्ट्रा लग जाएगा जस्ट टू बेसिकली डू दीज बेसिक कैलकुलेशंस, कोई बात नहीं, लगने दो। तो आपको यहाँ पे अल्फा है ना यहाँ पे 36 के बराबर पता चला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई अब, क्योंकि देखो अगर मैं अल्फा ही नहीं फाइंड कर पाऊँ तो फिर तो वैसे भी अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि बिना अल्फा के तो आंसर आने से रहा। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब हम अल्फा अगर जान चुके हैं, सो क्या इस इंटीग्रेशन को हम इजीली निकाल सकते हैं क्या। तो आप यहाँ पे देखो कि आप बेसिकली फंक्शन जो आपको देख रखा है वो पीरियोडिक फंक्शन में पहले ये रियलाइज करने की कोशिश करो। ये आपका क्या है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin की पावर 6 cos की पावर 6, है ना। तो इवन पावर है साइन और कॉस के, तो इनका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। ये जो पूरा फंक्शन है इसका पीरियड पाई होगा, क्योंकि इवन पावर के अंदर आपका साइन कॉस का पीरियड पाई हो जाता है। मतलब ये पाई का मल्टीपल है, मतलब ये जैक प्रॉपर्टी आपकी है ना, जो पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, 0 से लेके nt, 0 से लेके nt अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ पे n को नीचे उतार सकते हैं और केवल 0 से लेके t तक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे t क्या है आपका, पाई है, मतलब n क्या है आपका, अल्फा है, तो अल्फा को आप डायरेक्टली नीचे उतार सकते हो। तो आपको जो यहाँ पे सेकंड इंटीग्रेशन अब यहाँ पे बिगिन हो रहा है, उसके अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कि यार अल्फा तो नीचे उतर कर आ गया, उसके साथ में पाई ऑलरेडी यहाँ पे बाहर गिवन था, एंड 0 से लेके अब केवल पाई तक का ही इंटीग्रेशन हमें करना है। किस फंक्शन का करना है, साइन स्क्वायर थीटा, उसके साथ में नीचे आ जाएगा आपका साइन की पावर 6 थीटा एंड प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। एंड अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अगर आप पाई माइनस थीटा करते हो तो आपका एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होता है। अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है यहाँ पे अल्फा को नीचे उतारने के लिए, जैक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी है। अब हम क्वीन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम आपका अगर कुछ और है तो मैं यहाँ पे 0 से लेके 2a बोल देता हूँ। 0 से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर 0 से लेके 2a आपकी लिमिट है और अब यहाँ पे अगर 2a - x करके आपका फंक्शन वही रहता है, तो आप यहाँ पे 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करो और इंटीग्रल को डबल कर लो। वो वाली प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिसको मैं क्वीन नाम से पढ़ाता हूँ। तो आपके यहाँ पर जो आई है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 अल्फा अपॉन पाई इंटीग्रेशन में 0 से लेके पाई/2 हो जाएगा, है ना। पूरा पाई तक जाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 6 थीटा एंड प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। समझे। तो ये पहला स्टेप जो हमने क्रिएट किया है ये जैक की मदद से किया, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड नीचे उतारा था। अगला स्टेप जो हमने क्रिएट किया है क्वीन की मदद से किया, और अब इसका अगला स्टेप में हम यहाँ पे किंग अप्लाई करना चाहते हैं। किंग क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a + b - x करूंगा तो ये कॉस बनेगा, ये कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, राइट। तो नीचे तो यहाँ पे साइन कॉस आगे पीछे हो गए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कॉस बना, इससे बेनिफिट क्या है कि अगर मैं फिर इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करूंगा ना तो ऊपर आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन के बना जाएगा, राइट। सो किंग बेसिकली हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं a + b - x। सो यार आपके पास में कितना 2 अल्फा अपॉन पाई, एंड ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे आ जाएगा आपका कॉस की पावर 6 अल्फा, उसके साथ में साइन की पावर 6 अल्फा, है ना। ऐसा यहाँ पे कन्वर्जन आ जाएगा, लिमिट आपकी चेंज नहीं होती किंग अप्लाई करके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया है, किंग अप्लाई किया है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन बोल के दोनों को ऐड कर लें, 1 + 2 करते हैं एंड देन लेट अस सी वेयर डू वी एंड अप। सो 1 + 2 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 2i, यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई, इंटीग्रेशन में लिमिट तो आपकी 0 से लेके पाई/2 ही रहेगी। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैं 1 लिख रहा हूँ,
यहाँ से कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा। अच्छा थीटा है, ओह थीटा है, ओके हाँ यार थीटा है, अल्फा तो कुछ और ही है, इस क्वेश्चन में अल्फा है लेकिन वो एंगल नहीं है। अच्छा और एक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, अरे भाई साहब एक्स तो कुछ भी नहीं था। ओके तो यहाँ पर क्या है, थीटा है, यहाँ पे भी आपका थीटा है, और यहाँ पे भी आपका थीटा है, और यहाँ पे भी आपका थीटा है। ऑलराइट चलो, सो ये करेक्शन हमने कर लिया। सो आपका यहाँ पर बेसिकली क्या बनेगा, 1 बनेगा। नीचे क्या बन रहा है, नीचे आपके इसमें यहाँ पे cos की पावर 6 थीटा एंड प्लस साइन की पावर 6 थीटा बन रहा है। अब इसके आगे क्या करने का मन कर रहा है, देखो अभी हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ऑलरेडी 1 बनाया है, तो वैसे कुछ नीचे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नजर आ रहा है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, 2 तो कैंसिल करते हैं। सो आई जो है वो बेसिकली अल्फा ओपन पाई है, एंड देन हम यहाँ पे 0 से लेके π/2 में नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, मतलब ये ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना। यहाँ पे ए और बी में किस चीज को बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब मतलब 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस 3ab माइनस 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एक्चुअली कन्वर्जन काफी बार हम करते हैं है ना, तो ये जो मैंने अभी बोला है ये आप लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है टू सॉल्व द डिनोमिनेटर। लिख देता हूँ एटलीस्ट ये चीज, ताकि आपको अगर अलग से एफर्ट मारना है तो क्या एफर्ट मारना है वो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है ना। हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मदद से इसको ट्रांजिशन करवाया है। ऑलराइट, सो इफ दिस ट्रांजिशन इज क्लियर, सो लेट अस ट्राई द अप्रोच जिसकी मदद से हम यहाँ पे अब आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, कॉस की पावर 4 थीटा से डिवाइड करना ही सोचना पड़ेगा आपको। कॉस की पावर 4 थीटा से आप यहाँ पे डिवाइड करवा लो, ठीक है ना। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे बनने वाला है, इंटीग्रेशन में आपके इसमें यहाँ पे अल्फा अपॉन पाई आ रहा है, इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी 0 से लेके π/2 है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव कॉस की पावर 4 से डिवाइड कराना है क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, राइट। सो कॉस की पावर 4 में एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि सीकेंड की पावर 4 बनेगा, तो इसको क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड देन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसा अलग अलग कर लो, क्योंकि हमारा इंटेंट तो एकदम क्लियर है। हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, हम बेसिकली tan थीटा को t डालना चाहते हैं ना, है ना, दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक्चुअली सीकेंड की पावर 4 बनेगा, जो फिर से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, एंड देन यहाँ पे आपका कितना -3 tan स्क्वायर थीटा बनने वाला है, राइट। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, जहाँ पे इस चीज का यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होने वाला है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये जो आपका बेसिकली सीकेंड की पावर 4 है, यहाँ पे आपने क्या इमेजिन करना है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है ना। ये इमेजिन करके हम यहाँ पे अभी tan थीटा को t लेने वाले हैं। लेट कर लेते हैं, लेट tan थीटा इज इक्वल टू t, तो आपको यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा जो हमने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे रेडी कर लिया है वो dt में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो लेट अस कम बैक टू द इंटीग्रेशन पार्ट। सो आपका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फा अपॉन पाई तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इंटीग्रेशन में 0 डाल के 0 आएगा, π/2 डाल के इन्फिनिटी ही हो गया, राइट। और फर्दर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सीकेंड स्क्वायर जो न्यूमरेटर वाला है उसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, ये 1 प्लस tan स्क्वायर वाला थॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आपका dt आएगा। नीचे अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा बनेगा, एंड देन फर्दर -3t स्क्वायर बनेगा। अब ये भी आपका स्टैंडर्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक अच्छा थॉट है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही अच्छा थॉट बन रहा है, ऑलराइट। सो ये कितना आ रहा है आपका अल्फा ओपन पाई, एंड देन उसके साथ में इंटीग्रेशन में अगर आप देखते हैं तो इसको आप ओपन करते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t की पावर 4, राइट। उसके साथ में कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर, तो इसके साथ में कैंसिल करके -t स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपका बन रहा है 1। यहाँ तक सही है कहानी। और उसके साथ में आपको कितना मिलने वाला है, उसके साथ में आपको न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर मिलने वाला है, राइट। और उसके साथ में है आपका dt। सो अगर आप यहाँ पे अब कैलकुलेशन जो बचा हुआ है ना उस पर अगर ध्यान दें, सो मैं इसके अंदर टी स्क्वायर से डिवाइड करके करता हूँ ना कुछ, राइट। मैं यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, तो आपको जो आई है वो कितना आ जाएगा, ये अल्फा अपॉन पाई, एंड देन इंटीग्रेशन में अच्छा लिमिट की भी अगर मैं बात करूँ तो अभी तो हम यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी में ही चल रहे हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी आपकी यहाँ पे लिमिट है, एंड देन ये हो जाएगा आपका 1/t स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आपके इसमें आने वाला है कितना, यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -1, और उसके साथ में आ जाएगा आपका dt। ये लंबा है सब, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ ना, ये 2 सवाल के बराबर सवाल क्यों दिए इन्होंने, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 36 तक आने में ही काफी अच्छा डिस्कशन था, और यहाँ पे तो प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी लगते जा रही है।
यहां तक आने के लिए पहले हमने जैक इस्तेमाल किया, फिर क्वीन इस्तेमाल किया, फिर किंग इस्तेमाल किया, और उसके बाद में भी जो स्टैंडर्ड यहां पर आपका बन रहा है इनडेफिनेट की मदद से, वो भी काफी अच्छा वाला है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, t माइनस वन बाई टी नीचे क्रिएट करवाते हैं। t माइनस वन बाई टी क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस का साइन है। सो ये आ जाएगा आपके पास में वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर न्यूमरेटर में, एंड नीचे आपके पास में यहां पे आने वाला है कितना, t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर, एंड इसको ओपन करके कितना आएगा, एक्स्ट्रा -2 आएगा, तो +2 पहले से करके रखना पड़ेगा, एंड +2 और -1 मिलकर आपका +1 बनेगा। तो जैसे आप यहां पे इसको u बोलते हो, t माइनस वन बाई टी को आप u बोलो, तो ये आपका 1 + 1 बाई टी स्क्वायर dt ये du हो जाएगा। तो ये du अपॉन 1 + u स्क्वायर, मतलब ये तो tan इनवर्स बनने वाला है। लिमिट के साथ में क्या होगा वो भी हम यहां पे नोटिस कर लेते हैं। सो आई एम सेविंग सम स्पेस बाय डायरेक्टली राइटिंग द u वाला एक्सप्रेशन, बट आई गेस एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि u हमने किस चीज को सब्स्टिट्यूट करने का सोचा है, इस ब्रैकेट को u सब्स्टिट्यूट करने का सोचा है ना, ऐसे लिख लेते हैं छोटे से में। सो आपके यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो पूरी तरह से du बनेगा, जो आपका डिनोमिनेटर है ये u स्क्वायर + 1 बनेगा, एंड आपके लिमिट के साथ में क्या होने वाला है, अच्छा ये चीज बहुत ध्यान से देखना पड़ेगी आपको, 0 से लेके इन्फिनिटी अगर ये जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 0 डालते हो ना तो ये तो 0 बनेगा, लेकिन आपका जो यहाँ पे 0 बनेगा ना, टेंडिंग टू 0, वो इसको -इन्फिनिटी पे लेके जाएगा भाई। कहां लेके जाएगा? -इन्फिनिटी पे लेके जाएगा। और इन्फिनिटी जब आप डालोगे तो ये सेकंड वाला टर्म आपका 0 हो गया, और ये तो खुद इन्फिनिटी बन ही रहा है, तो ये इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी में ट्रांजिशन हो चुका है। बट हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये tan इनवर्स u बनेगा, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मतलब π/2, एंड -इन्फिनिटी मतलब -π/2, तो ये पाई होने वाला है, यस और नो, और पाई मल्टीप्लाई करके i का वैल्यू अल्टीमेटली आपका अल्फा ही निकल कर आने वाला है, समझेंगे? थोड़ा सा ओरली कर दिया क्योंकि जगह नहीं है ना, ये सवाल का सॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। तो आप यहाँ पे कर लोगे ना इसको, tan इनवर्स ऑफ u लिखना, उसके अंदर लिमिट डालना, सो π/2 + π/2 पाई बनेगा, वही नीचे वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा आपका आंसर आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू है कितनी, अल्फा की वैल्यू आपने 36 निकाली है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 36। ऑलराइट, सो ऐसा भी सवाल आया है ना, आई रियली फील सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पेपर दिया था। मतलब ये तो ऑलमोस्ट छोड़ने लायक ही सवाल है। अच्छी बात ये है कि ये न्यूमेरिक पैटर्न का सवाल है, तो आधे बच्चे तो वैसे भी वहां तक नहीं पहुंचते हैं, है ना। आधे बच्चे यहाँ पे पार्ट ए जो है जिसके अंदर ऑप्शंस होते हैं वहीं पे बेसिकली उलझ के रह जाते हैं इन मैथमेटिक्स, और जो पहुंचे भी होंगे उन्होंने मेरे ख्याल से एक राइट कॉल लिया होगा कि यार लेट अस नॉट टेक अप दिस क्वेश्चन, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। आई एम प्रीटी श्योर कि काफी सारे बच्चों ने इसको देख के छोड़ा होगा कि यार 2 इंटीग्रेशन दिख रहे हैं तो क्यों सॉल्व करूं, राइट। और वो बहुत अच्छा कॉल है, लुकिंग एट द सॉल्यूशन, वो कॉल सच में काफी अच्छा है। चलिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्कशन चल रहा है तो ये आपका आंसर है ना, इसको हम यहाँ पे लॉक करके आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंटरेस्टिंग पैटर्न है ना, एंड अगेन अप्रिशिएट द आइडिया कि उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा सेट वेट में कुछ कोशिश करी है, सवाल में कुछ नयापन लाने की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस कितने होना चाहिए, है ना। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब मैं पहले यहाँ पे अपने इस इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करता हूँ, सब कुछ भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में क्या है, इसको आई बोलो और इस इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व करो। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज क्या नजर आ रही है कि यार ये क्या है, x - t, है ना। x - t कौन देता है, तो पहले तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा के इसको साइन थीटा वगैरह कुछ बना लेंगे, ठीक है ना। तो 0 से लेके x जा रहा है, t² है, एंड यहाँ पे आपके इसमें साइन के अंदर x - t dt है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, कंफ्यूज मत होना बेटा, आपका x और t में से वेरिएबल कौन है, x नहीं है, x हैज टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, क्योंकि dt वाला इंटीग्रल है, तो इस वेरिएबल से पता चलता है कि वेरिएबल क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे dt है, मतलब ये t वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो बेसिकली वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड इफ आई बेसिकली मेक दिस चेंज, स्मॉल चेंज, कि आपका x - t जो है इसको मैं कुछ लेटर से u ले लेता हूँ, ठीक है ना। थीटा लेने के नहीं, u d, u लिखने में आसान रहता है। ओके, तो आपका x - t जो है इसको मैंने u ले लिया, ऑलराइट। सो आपका यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव dx नहीं आएगा, ठीक है ना, डेरिवेटिव आपका -(dt) आएगा, -(dt) du से रिप्लेस होगा, तो माइनस आप उस तरफ ले जाके बेसिकली अपने क्वेश्चन में चेंज इस तरह से करवा सकते हो कि वो माइनस साइन वहां दिखाई देगा। इसके साथ में अगर आप यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन को आगे कैरी करते हो, राइट, सो इंटीग्रेशन का आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा नजर आएगा, 0 अगर मैं डालता हूँ, कहाँ डालूंगा, अगेन वेरिएबल में डालूंगा 0, तो u का वैल्यू बनेगा x। अगर मैं x डालता हूं तो t की जगह डालूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0, और उसके साथ में आप यहाँ पे t² मतलब क्या करेंगे, इसको उस तरफ एंड u को इस तरफ, राइट। सो आप x - u का स्क्वायर ऐसे यहाँ पे लिखोगे t² के प्लेस में।
साइन के अंदर तो कितना आ जाएगा, साइन के अंदर तो हम चाह ही रहे थे कि यार यहाँ पे एक सिंगल क्वांटिटी बने, अच्छा लगेगा, तो साइन यू हमने बना लिया। एंड डी टी के प्लेस में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डी यू आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो क्या करने का मन कर रहा है यहाँ पे कि ये जो माइनस साइन है इसको बोलो कि यार आप ना प्लीज लिमिट चेंज करने में हेल्प करो, राइट। जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है आपकी यहाँ पे लिमिट स्वैपिंग वाली आपकी प्रॉपर्टी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी वो यही पहली या दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे भी आपने यहाँ पे पढ़ा हो, ठीक है। इट इज दिस ओनली कि माइनस साइन कैन बी यूज्ड टू स्वैप द लिमिट्स। अच्छा, तो आपका ये वापस 0 से लेके x तक हो जाएगा। और यहां पे भी आप नोटिस करना कि एक और मेजर चेंज आप कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक लेके चले गए, माइनस को कंज्यूम करा लिया, यहां पे वेरिएबल आपका x नहीं है, उसको उस तरफ भेजो ताकि आपको यहां पे याद रहेगा कि u वेरिएबल है। अदरवाइज क्या है, x को डिफरेंशिएट कर दोगे आप, मुझे पक्का याद है, यकीन है। इसको आप क्या बोलो कि यार x माइनस यू का स्क्वायर है, चाहे u माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक ही बात है ना। तो लेट अस मेक इट क्लियर कि यार ये u माइनस एक्स का स्क्वायर है, राइट। एंड उसके साथ में यहां पे साइन u है। सो इस पॉइंट पे आके आप बाय पार्ट्स ऑब्वियसली अप्लाई करना चाहोगे, लेकिन बाय पार्ट्स का भी एक शॉर्टकट होता है जिसको हम कहते हैं डीआई मेथड। सो यहां पे डीआई मेथड अप्लाई करना आई गेस बेस्ट आइडिया है, क्योंकि यहां पर अदरवाइज एक्स स्क्वायर के साथ में आपको 2 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, और 2 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करके फिर वो चीजें उतनी अच्छी दिखेंगे नहीं। सो डीआई मेथड भी क्या करता है, डीआई मेथड बाय पार्ट्स अप्लाई करने को ही सिस्टमैटिक बना देता है। अलग से कोई यहां पे अप्रोच नहीं है वो, लेकिन कई बार बच्चे उसको अलग अलग नजर से देखते हैं कि और ये तो एक अलग अप्रोच है। ठीक है, आप जिस भी नजर से देख रहे हैं, लेकिन डीआई यहां पर अप्लाई करना बेस्ट है। डीआई मेथड क्या होता है, डीआई मेथड में हम यहां पे डिसाइड करते हैं कि यार डिफरेंशिएशन किसका होगा और इंटीग्रेशन किसका होगा। सो ऑब्वियसली यहां पे है ना आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो डी वाले कॉलम में जाता है, राइट। सो डीआई मेथड से हम यहां पे इसका आंसर निकालने की कोशिश करने वाले हैं, डी एंड आई। डी किसका होने वाला है, डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है, यू माइनस एक्स के स्क्वायर का, इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, साइन यू का, राइट। सो डिफरेंशिएशन पहले यहां पे पूरा कॉलम कंप्लीट करो जब तक 0 भी नहीं आ जाते। सो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ u माइनस एक्स। ऑलरेडी u माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर है। फिर यहां पे आप फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसका आंसर आएगा 2, और 2 को डिफरेंशिएट करके आंसर आएगा 0। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है, एंड साइन का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पे हम लगाते हैं प्लस माइनस ऑल्टरनेट, प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, राइट। एंड क्या करेंगे, फिर यहां पे नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे एंड इसको नीचे, राइट। सो विद दैट हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है, एंड अगले स्टेप में हम यहां पे डायरेक्टली अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वही लिखने वाले हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ डीआई मेथड। डीआई मेथड यहां पे जो हमने इस्तेमाल किया है, इसको भी आप शॉर्टकट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या एटलीस्ट स्टार मार्क तो कर ही लो इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस दिस इनफ, है ना। इसको प्रैक्टिस डेफिनेटली करो। तो यहां पर क्या आ रहा है, देखो लिमिट एंड में जाके हम यहां पे डाल देंगे, लिमिट क्या डाल देंगे, 0 से लेके x, दैट्स फाइन। लेकिन आपका जो कैलकुलेशन वो कंप्लीट हो चुका है, क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ u माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, है ना, ये पहला वाला टर्म क्रिएट हो गया। यहां से आपके स्क्रीन आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ u माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन u, x नहीं करना यार, अरे यार u, यही तो इस क्वेश्चन में देखो, इतना बार बार मैं खुद ही बोल रहा हूं, लेकिन तब भी मैंने यहां पर क्या कर दिया था, यहां पर मैंने u की जगह x लिख दिया था, u आना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इस वजह से आया है, माइनस ऑफ u माइनस एक्स का होल स्क्वायर साथ में कॉस u, एंड देन माइनस 2 u माइनस एक्स के साथ में यहाँ पे साइन u, एंड देन प्लस टू कॉस u, राइट। ये जो आपको एंटायर एक्सप्रेशन बना है, इसके अंदर हम 0 से लेके x तक अपनी लिमिट अब डालना चाहेंगे, ठीक है ना। सो x डाल के देखते हैं क्या बनने वाला है। x अगर आप यहाँ पे डालोगे तो इट इज प्रीटी क्लियर कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपका। सो 2 cos x यहाँ से निकल रहा है, एंड अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 अगर मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 अगर मैं यहाँ पे इनपुट में डाल रहा हूं तो ये वाला साइन यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों टर्म्स आपके अभी बचने वाले हैं, राइट। 0 डालने पे ये कॉस जो है ये तो आपका 1 बनेगा, ये कॉस भी 1 बनेगा, एंड 0 यहां पे डालने पे कहां डालेंगे, u की जगह डालेंगे, ठीक है ना। तो ये आ रहा है कितना आपका, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, कितना आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना आ रहा है आपका +2। ये आपका बेसिकली एक्सप्रेशन आई का बन रहा है। अच्छा, आई का एक्सप्रेशन अगर ये बन रहा है तो थोड़ा सा एक बार साइन वाइन मैंने भी चेक कर लेना चाहिए कि मैंने यहाँ पे सब कुछ ठीक किया है कि नहीं, ठीक है ना। एंड क्योंकि मुझे इसको इक्वेट किसके साथ में करना है, एक्स स्क्वायर के साथ में मुझे इसको इक्वेट करना है, राइट। साइन का कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, प्लस माइनस, एंड यहां से हमने यहाँ पे क्या किया है, साइन का इंटीग्रेशन ना, ओके। लेट मी चेक, है ना। यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया है इसके अंदर क्या है, 2 cos x, ठीक है,
लेकिन उसके साथ में आई गेस ये जो आगे के दोनों टर्म्स है इनका साइन अपोजिट आना चाहिए था। माइनस कॉस यू के साथ में कितना आ जाएगा, माइनस साइन यू, और फिर यहां पे वापस कॉस यू। ठीक है, यहां पे अच्छा ओके, हाँ साइन अपोजिट क्यों आना चाहिए था, लोअर लिमिट अप्लाई करी। हाँ वही मैं सोचूं कि ऐसा कैसे हो गया भाई साहब। लेट मी टेक इट अप वंस अगेन, लिमिट सब्स्टिट्यूशन में पहले हमने x डाला तो हमारे पास में कितना आया है, जब मैंने यहाँ पे x डाला है तो मेरे पास में ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहां से मेरे पास में 2 cos x आया है। लोअर लिमिट डाल रहे थे यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट डाल रहे थे यहां पे ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ज्यादा टाइम हो गया क्या रिकॉर्डिंग करते करते, ओके चाय वाय पीनी पड़ेगी लग रहा है। अगर आप यहाँ पे जीरो डालते हो तो क्या होगा, जीरो अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो आपके पास में क्या क्या बनने वाला है ना। जीरो अगर यहाँ पे डालोगे तो आपके पास में ये दोनों 1 बनेंगे, ये आपका जीरो हो जाएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास में कितना आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली +2 आ रहा है ना। ये चीज हमारी बन रही है लेकिन विद माइनस साइन बन रही है। नाउ आई गेस वी आर गुड टू गो। सो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका बेसिकली 2 cos x एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डन। सो ये आपका बेसिकली इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है। डीआई मेथड का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है फॉर सिंप्लिसिटी इन राइटिंग द स्टेप्स, और इसको हमें एक्स स्क्वायर के साथ में इक्वेट करके अपनी इक्वेशन अब यहाँ पे सॉल्व करनी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, लेट अस मूव ऑन टू लेवल 2। सो नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व इज बेसिकली दिस इक्वेशन कि 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब cos x आपको यहाँ पे 1 के बराबर चाहिए, राइट। सो cos x इक्वल टू 1 में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली आप यहाँ पे 1 अगर चाहते हैं तो जो भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना 2n पाई, वो आपका यहाँ पे आंसर बनना चाहिए, राइट। सो x इक्वल टू 2n पाई इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड नाउ, x इज इक्वल टू 2n पाई, ऑलराइट। जहां पे n आपका क्या है, n आपका कोई इंटीजर है, ऑलराइट। सो वंस दिस इज फिक्स्ड कि हम यहाँ पे x को अब यहाँ पे अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सेट के अंदर कौन से x आने वाले हैं, इनके अंदर वही सारे x आने वाले हैं जो ये एक्सप्रेशन क्रिएट करके देगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लेकिन अब n की वैल्यू इंटीजर लेना अगर स्टार्ट करता हूं तो n की वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं, क्योंकि 0 लेके 0 बनेगा और 0 एक्चुअली सेट के अंदर अलाउड है, राइट। तो 0 लेना अलाउड है। अगर मैं यहाँ पे अब क्रिएट करना चाहूं तो सेट S क्रिएट करना स्टार्ट करो बेटा, ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं सेट S, जिसमें पहला एलिमेंट तो आपका 0 हो ही सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट में डाल रहा हूं तो क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा, 2 पाई ले सकता हूं क्योंकि अभी 100 के तो बहुत पीछे हैं हम, ठीक है ना। 2 पाई बनेगा, इसके बाद में 3 पाई, इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके इसमें 4 पाई जंप हो रहा है, यहाँ पे एकदम से 2 पाई का जंप हो रहा है। तो 2 डाल के भी आप यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो कहां तक जा सकते हो आप, बेसिकली कहां तक जा सकते हो तो गेम यही है, इसके अंदर आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे n की वैल्यू जो है 15 तक डाल सकते हो। 16 डालोगे तो आप यहाँ पे 100 को क्रॉस कर जाओगे, राइट। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू जो आपको यहाँ पे x का मिलेगा जो इस सेट में लाया करेगा, वो बेसिकली कब आएगा, n इक्वल टू 15 डाल के आएगा। मतलब 30 पाई तक बेसिकली आप जा सकते हो, ठीक है ना, 30 पाई तक जा सकते हो। मतलब 0 से लेके हमने 15 तक इनपुट्स अलाउ किए हैं। मतलब टोटल हमने कितने नंबर्स अलाउ किए हैं, टोटल हमने 16 वैल्यूज अलाउ किए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली 16 फाइनली हम बता सकते हैं, समझे क्या, 16 आंसर यहां पर आपका बनना चाहिए। अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये मुझे लगता है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें ये काफी यूजुअल पैटर्न का सवाल है एकदम। मुझे लगता है कि आप अपनी डीपीपीज उठा के देखोगे सो डीपीपीज में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी जेई मेन के अंदर, जेई एडवांस के अंदर कहीं ना कहीं आ चुका है, ठीक है ना। तो लगभग हर मटेरियल के अंदर, हर बुक के अंदर इस तरह का सवाल होता है। -a to a वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्वियसली लगेगा, एंड जिसके अंदर हम क्या जानते हैं कि अगर तो आपका फंक्शन इवन है तो आप इसको 0 से लेके a कर दो और इंटीग्रेशन को डबल कर दो। लेकिन अगर आप ऑड फंक्शन इंटीग्रेट करो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर तो आंसर -a to a में 0 ही बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसके अंदर क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो इसके अंदर आप +x डालो -x डालो फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये आपका इवन फंक्शन है। डिनोमिनेटर इज एन इवन फंक्शन। न्यूमरेटर में अगर मैं 2 हिस्से करता हूं तो एक तो पाई है जो कि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे इवन फंक्शन आएगा तो इवन फंक्शन बनेगा। लेकिन ये जो 4x की पावर 11 है ये आपका ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के नीचे जब इवन फंक्शन आएगा तो आपका ऑड फंक्शन बनेगा, तो वो वाला एंटिटी आपका यहां पे कट जाने वाला है, राइट। सो हम यहां पर क्या बोलते हैं कि हम यहां पे जैसे ही अप्लाई करते हैं एस,
अच्छा, मैं इसको एस कहता हूं, आप यहाँ पे माइनस ए टू ए को जो भी कहते हैं, ठीक है ना, माइनस ए टू ए का स्पेशल केस हम यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहे हैं। स्पेशल केस कौन सा वाला होता है? ऑड इवन वाला आपका यहाँ पे स्पेशल केस होता है। वो हम यहाँ पे बेसिकली जो मैंने अभी डिस्कशन किया वही हम यहाँ पे अब अप्लाई करके एक्सप्रेशन को क्रिएट करने वाले हैं। क्या बोला मैंने कि अगर आप इवन वाले सेक्शन को देखते हो, पाई अपॉन इवन इज इवन, तो रादर देन गोइंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 6, जस्ट गो फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 6 एंड इंस्टेड मेक इंटीग्रल डबल, सेम आंसर आएगा आपका, राइट। सो ये क्या बनेगा आपका? पाई अपॉन, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन के साथ में मॉड एक्स प्लस पाई बाय 6, ठीक है। ये आपका आ गया एज द फर्स्ट इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल जो आपका यहां पर बनेगा वो आपका हो जाएगा डायरेक्टली 0, क्योंकि यहां पे 0 से लेके पाई बाय 6 में आपको क्या मिल रहा है? यहां पे आपको बेसिकली ऑड फंक्शन मिल रहा है। ओ सॉरी, इसको हम यहां पे क्या कर लेते हैं? माइनस पाई बाय 6 कर लेते हैं, राइट। माइनस पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 6 में आपको ऑड फंक्शन मिल रहा है, तो ये आपका पूरा एंटिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको बेसिकली सोचना था। सो अगर आप यहां पे इस बचे हुए एंटिटी को अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर से आप यहां पे नोटिस करो कि ये काफी इजी हो चुका है। क्यों इजी? इसलिए हो चुका है क्योंकि यहां पे मॉड लगाने का मतलब नहीं है। 0 से लेके पाई बाय 6 अगर आप जा रहे हैं तो मतलब एक्स तो आपका पॉजिटिव है ना, तो यहां पे मॉड लगा के मतलब क्या है? और अगर आप ये गारंटी कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है फिर यहां पे मॉड नहीं लगाना है, आप 0 से लेके पाई बाय 6 तक सिंपली बस यही काम कर लो, है ना। 2 पाई, पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं, एंड आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ समथिंग। तो ये जो समथिंग आपके पास में आया है, ये भी अगर आप थीटा वीटा कुछ बोल दो तो ज्यादा आसान लगेगा ना क्वेश्चन सॉल्व करना। सो बोल दो, आप यहां पे क्वेश्चन को एकदम ही एलिमेंट्री बना लो बाय दिस सब्स्टिट्यूशन, जो क्या है हम लेट कर लेते हैं यहां पे x प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा? x प्लस पाई बाय 6 आपका यहां पे लेट से t हो जाएगा, ठीक है। सो आपका यहां पे जो dx है वो डायरेक्टली dt हो जाएगा, तो ज्यादा कोई यहां पे जो है बदलाव नहीं करने पड़ेंगे हमें। तो आपके यहां पर जो आंसर है, जो इंटीग्रेशन है, वो हो जाएगा 2 पाई टाइम्स। अच्छा हाँ, लेकिन यहां पे अपनी लिमिट डेफिनेटली चेंज होगी। 0 डाल के कितना आ रहा है? 0 डाल के आपके पास में पाई बाय 6 बन रहा है, एंड अगर मैं पाई बाय 6 यहां पे x की जगह डालता हूं तो पाई बाय 3 बन जाएगा। तो t जो है वो आपका पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 जा रहा है, दैट्स फाइन फॉर अस। लेकिन यहां पे देखो दिखने में कितना सुंदर हो गया, 1 माइनस साइन t इंटीग्रेट करना है, 1 माइनस साइन t dt, वेरी वेरी इजी इंटीग्रल है ना, एकदम एक्सरसाइज 1 का पहले 10 में से एक सवाल ये होता है, ठीक है ना। सो इट इज गारंटीड कि आप सब बच्चों को याद है ये वाला सवाल। क्या करेंगे इसके अंदर? 1 प्लस साइन एक्स ऊपर और 1 प्लस साइन टी, है ना, 1 प्लस साइन टी ऊपर, 1 प्लस साइन टी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो नीचे आपके इसमें क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर, और फिर इसको स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल हो गया। यहां पे स्प्लिट करेंगे तो आपके इसमें सीकेंड स्क्वायर टी आएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, और यहां पे आपके इसमें सीकेंड टी टैन टी आएगा जिसका इंटीग्रेशन फिर से हम जानते हैं। ये बेनिफिट होता है यहाँ पे जब भी देखा हुआ एंटिटी आ जाता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर हमारे वैल्यूज का 2 पाई तो बाहर पहले से है, लेकिन उसके साथ में अब जब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुका हूं, सीकेंड स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ पे टैन डाल चुका हूं, ठीक है ना, टैन टी आ चुका है, और वहां पे सीकेंड इंटू टैन के इंटीग्रेशन को मैं सीकेंड बोल चुका हूं, राइट। सो हमें यहाँ पे क्या करना है? बस पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 इनपुट को सही तरीके से एनालाइज करना है, एंड वहां से आपका फाइनल आंसर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आ जाए। सो 2 पाई के साथ में अगर मैं पाई बाय 3 यहाँ पे इनपुट डालता हूं तो ये √3 बनेगा बेटा, राइट। एंड अगर मैं सीकेंड में इनपुट डालता हूं पाई बाय 3 तो ये cos 1/2 होता है ना, तो उसका रेसिप्रोकल 2 बनेगा। ये हो गया अपर लिमिट। पिछले क्वेश्चन में अपर लिमिट लोअर लिमिट में बीच में माइनस का साइन लगाया था, अब ध्यान से लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो पाई बाय 6 अगर मैं यहाँ पे इनपुट में डालता हूं तो कितना हो जाएगा? ये tan पाई बाय 6 मतलब 1/√3 आ जाएगा, एंड सीकेंड पाई बाय 6 पे cos क्या बनता है? √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका? रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 2/√3। सो ये है आपकी कहानी। सो अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 3/√3, कैंसिल करके √3 और √3 हो जाएंगे कैंसिल, मतलब आपका यहाँ पर बचेगा 2, √3 और √3 हो जाएंगे कैंसिल, 2 बचेगा, मतलब ये 4 पाई आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। ये ठीक है। इस क्वेश्चन का जो लेंथ है, जिस तरह से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आइडियाज होना चाहिए क्लियर कि इवन फंक्शन में डबल करना है, ऑड फंक्शन में 0 करना है, इतना एक्सपेक्टेड होता है जेई के स्टूडेंट से कि वो जानता होगा, राइट। सो काफी डिसेंट यहाँ पर जो है एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड। 21 जनवरी शिफ्ट 1 है ना, यहाँ पे ये वाला पेपर थोड़ा सा इजी डेफिनेटली था, पहला शिफ्ट था क्योंकि, है ना, तब भी बच्चों को डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि जस्ट बिकॉज पहला शिफ्ट था। चलो, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी व्हाट एल्स वी हैव। ये वाला सवाल देखो, ये अच्छा लगा सवाल मुझे, बट अगेन द पॉइंट इज कि ये इसमें आया था, आपके न्यूमेरिक पैटर्न में आया था,
सो यहाँ पे बच्चे पहुँचे नहीं पहुँचे, वहाँ तक आते आते वैसे भी टेम्परामेंट कई सारे बच्चों का ऐसा हो चुका होता है कि यार देख के समझ में आ रहा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने ये वाला सवाल देख के हो सकता है कि छोड़ा हो, एंड दैट्स फाइन, लेकिन सवाल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे बेसिकली क्या नोटिस कर रहे हैं कि यार हमें आर 1 से लेकर 20 तक वैरी करवाना है। मतलब देखो सिग्मा के ऊपर जब भी आर लगा हुआ है इसका मतलब ये 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3 इस तरह से मैनेज होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होती है, जंप करती है बेसिकली, ठीक है ना। सो डिस्क्रीट वैल्यूज है। सो 20 डिफरेंट इंटीग्रल्स बेसिकली यहाँ पर आपके बनने वाला है। सो 20 डिफरेंट इंटीग्रल्स तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब अगर आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इन जनरल ही आई गेस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन जनरल ही आप यहाँ पे आर के टर्म्स में सोचो कि इंटीग्रेशन की वैल्यू आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो अगर आपने कर लिया तो फिर ये मतलब जैकपॉट आपने हिट कर दिया है। आई हम लिख रहे हैं यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन में 0 से लेके r तक, एंड उसके साथ में आ जाएगा आपका x के साथ में मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स dx। क्वेश्चन इज वेरी इजी एट दिस पॉइंट। ये इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, बस ये सोचना कि r एक इंटीजर है, तो डरना नहीं है। आप यहाँ पे r को इंटीजर बोल के अपनी कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करो, ठीक है ना। जब भी आपके इसमें इसके साथ में एक x लिखा हुआ है तो हम x को एलिमिनेट करने के लिए किंग रूल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ होता ना बेटा, ये अगर 5 लिखा हुआ होता तो आप डेफिनेटली किंग करते। बस यहाँ पे r लिखा हुआ है तो भी किंग करो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे किंग करता हूं इसके अंदर, राइट, सो आपका जो i है वो कैसे चेंज होगा, 0 से लेके r तक, ये हो जाएगा आपका r माइनस एक्स, और यहां पे आ जाएगा साइन के साथ में पाई के साथ में r माइनस एक्स, ठीक है ना। नाउ द बेनिफिट इज कि हम जानते हैं कि आपका r क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा होने वाला है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, इस टाइप से आपके वैल्यूज चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। बट इन एनी ऑफ द केस, है ना, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आएगा जरा सोच के देखो। इन एनी ऑफ द केसेस सिंप्लीफाइड वर्जन सोचना बेटा, है ना। तो आई का जो वैल्यू है इस केस में हम कह रहे हैं क्या हो जाएगा, 0 से लेके r तक, यहाँ पे आ गया है r माइनस एक्स, एंड मॉड के अंदर अब सोचना है हमें, क्योंकि क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे पाई सोचते हैं, अगर r की वैल्यू 1 है तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तो थीटा ही होता है, तो यहाँ पे साइन ऑफ पाई एक्स आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 सोचते हैं तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x बनेगा, तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा एक्चुअली माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। लेकिन मॉड देने का शायद रीजन यही है कि अगर आप मॉड के साथ में यहां पर बात करोगे तो फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है। मॉड होने की वजह से ये अल्टीमेटली बनेगा फिर से क्या, वही जो यहां पे इनिशियली था, राइट। सो मॉड हमें यहां पे प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी बात सेम एक्सप्रेशन बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस ऑब्वियसली बिकम्स अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस बिकम्स अवर इक्वेशन नंबर 2, एंड लेट अस ऐड दीज 2 इक्वेशंस टू सिंप्लीफाई फर्दर। तो हम यहाँ पे 1 + 2 करते हैं इस पॉइंट पे, सो कितना आ जाएगा 2i, और 2i आपका यहाँ पे 0 से लेके r तक जा रहा है, एंड अंदर क्या होगा देखो, आपका यहाँ से x और यहाँ से r माइनस एक्स, ठीक है ना। ये दोनों एंटिटीज आपके मर्ज होंगे, क्योंकि ये वाली चीज हम कॉमन निकालेंगे, मॉड वाली क्वांटिटी, तो यहाँ से x आपका कैंसिल करके r बचेगा केवल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है। आई गेस यू आर गुड टू गो। यहाँ से r क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर लो। सो i का जो वैल्यू है वो r/2 है, इंटीग्रेशन के अंदर आपका 0 से लेके r है, एंड देन मॉड के अंदर आपका साइन ऑफ पाई एक्स। नाउ अगेन एक लेवल पे हमें आके ऑलरेडी अच्छा लग रहा है कि यार चलो हमने यहाँ पे अपना जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू था वो हटवा लिया है, लेकिन अभी भी है ना, आप जब तक r के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो तब तक यहाँ पर दिक्कत है। अगर कंफर्टेबल हो गए तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, साइन पाई एक्स अगर लिखा हुआ है मतलब इसका पीरियड 1 के बराबर है मॉड लगाने के बाद। सो मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स में पीरियड आपका 1 के बराबर है, और ये कोई तो इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर टाइम्स ऑफ 1 है, तो मैं 0 से लेके nt वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। इसको n की नजर से देखना है आपको बस, ठीक है ना, क्योंकि r के साथ में यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, इसका पीरियड ही क्योंकि क्या है आपका 1 के बराबर है, राइट। इसको ध्यान से लिख लेते हैं, ये जो है फंक्शन, इसका पीरियड जो है ये आपका 1 के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 मल्टीप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक r को यहाँ पे नीचे उतार सकते हैं, तो 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन बचा है बस। और 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन कहाँ मुश्किल लगेगा आपको करने में, ठीक है ना। 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर ही लेंगे यार। इनफैक्ट कुछ बच्चों को यहाँ पे रिजल्ट याद होगा, अगर याद है तो देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे r² 2 बनेगा बेटा, है ना, r नीचे उतार दिया, r² 2 बनेगा। इंटीग्रेशन में आपका 0 से लेके 1 जा रहा है, एंड 0 से लेके 1 में मॉड ऑफ साइन पाई एक्स आपको मिल रहा है। सो अगेन जब भी आप यहाँ पे जैक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट क्या होता है कि लिमिट क्योंकि छोटी हो गई तो मॉड वगैरह भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप 0 से लेके 1 के बीच में ही जा रहे हो तो साइन को वैल्यू 0 से लेके पाई तक मिल रही है, 0 से लेके पाई में साइन पॉजिटिव वैल्यूज ही क्रिएट करता है, तो मॉड लगाने से मतलब नहीं है।
आप यहाँ पे मॉड हटा सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय 2 के साथ में सिंपल इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक साइन ऑफ पाई एक्स आएगा, ठीक है ना। एंड अगर आपको ऑलरेडी याद है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है ना, 0 से लेकर पाई में 2 के बराबर होता है, तो साइन पाई एक्स का 0 से लेकर 1 में 2/पाई बनेगा। अगर आपने रियलाइज नहीं किया है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट एक्चुअली कर लो, इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई, इस पे लिमिट लगेगी 0 से लेकर 1 तक, तो ये आपका आंसर कितना क्रिएट करके देगा, 2/पाई क्रिएट करके देगा। सो यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय पाई इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द इंटीग्रल का वैल्यू। ये जो इंटीग्रल था हमने यहाँ पे फाइनली डिकोड कर लिया है। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट, सो नाउ व्हाट वी कैन सी फर्दर इज कि पाई इज मल्टीप्लाइड अलॉन्ग विथ आई। सो आई का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हम जानते हैं कितना है, आर स्क्वायर बाय पाई के बराबर है। सो पाई इंटू आई जो है ये नॉर्मली आर स्क्वायर ही है, और आपको पाई इंटू आई का अंडरूट ही करना है। सो अंडरूट ऑफ पाई इंटू आई जो है ये आपका आर ही है, मॉड भी ले लोगे तो भी क्या ही होगा, आर ही बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये आर बन गया, और ये जो चीज है इसी का आपको सिग्मा करना है। देयरफॉर सिग्मा आपको किस चीज का करना है, आर का करना है, जहां पे आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर 20 तक जा रही है, राइट। सो ये चीज अगर आपने पकड़ ली ना, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो इसके बाद में क्वेश्चन एकदम से आपका सॉल्व हो जाता है, राइट। बट अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है इस क्वेश्चन का, है ना। आई वुड नॉट से कि इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, है ना। आप यहाँ पे एग्जाम के एनवायरनमेंट में डेफिनेटली यहाँ पे उतना कंफर्टेबल शायद फील ना करें इस क्वेश्चन को करते समय, राइट। 210 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट एल्स वी हैव। नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस, अगेन समथिंग व्हिच वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, जहां पे अंदर वाला आपका यहाँ पे जो इनपुट है एफ का काफी खराब सा है, तो आपको ऑब्वियसली उसको सब्स्टिट्यूट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड आगे देखते हैं यहाँ पर ये जो पैराबोला वगैरह बोल रहे हैं, है ना, ये इससे पास करेगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्शन में जा रहा है वैसे, ठीक है ना। कैटेगराइज अगर आप इसको करना चाहो तो डेफिनेट कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कैटेगराइज वैसे कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो वैसे इंटीग्रेशन का ही है। ऑलराइट, क्या दिया है कि भाई ये जो इंटीग्रेशन है ये उस क्वांटिटी के बराबर है। तो हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं देन सबसे पहली चीज यही कर लेते हैं कि आपका tx अपॉन 36 ये जो है इसको हम कुछ नया वेरिएबल u लेना चाहते हैं, है ना। t भी है x भी है, तो नया वेरिएबल u ले रहे हैं, ओके। लेकिन ओवरऑल इंटीग्रेशन का वेरिएबल फिर से ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपका t है, तो जब मैं जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dt बनेगा, नॉट dx। तो यहाँ पे आपके इसमें x अपॉन 36 साथ में dt आएगा और ये du के बराबर है, मतलब dt अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो 36 अपॉन x की मदद से आप रिप्लेसमेंट्स करवाएंगे इन टर्म्स ऑफ du, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर है ना, इफ दिस इज क्लियर, तो क्या कर सकते हैं यहां पे हम इंटीग्रेशन को कुछ ऐसा लिखेंगे, जीरो डाल के क्या बनेगा, अगर मैं t की वैल्यू जीरो डालता हूं, t की वैल्यू अगर मैं जीरो डालता हूं तो मुझे u का वैल्यू भी जीरो मिलेगा, एंड अगर मैं 36 डालता हूं तो 36 कैंसिल करके ये वैल्यू आपकी x बन रही है। f के साथ में आपका यहाँ पे u आ जाएगा, है ना, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। dt के साथ में आपको रिप्लेसमेंट में क्या मिल रहा है, 36 अपॉन x और साथ में आ जाएगा आपका d, राइट। ये वैल्यू आपकी 4 अल्फा f ऑफ x के साथ में इक्वेटेड है। सो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो आई कैन अप्लाई लेबनीज थ्योरम टू बेसिकली डिफरेंशिएट दिस इंटीग्रल। लेकिन उसके पहले क्योंकि यहां पर आपका एक वेरिएबल है, तो लेट अस टेक द वेरिएबल ऑन द अदर साइड। इनफैक्ट 36 भी उस तरफ जाके यहां पे कैंसिलेशन करा के 9 बना लेते हैं। सो इंटीग्रेशन को अकेला कर देते हैं एकदम, है ना। इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक f ऑफ u du, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका अल्फा x fx अपॉन 9, है ना। आई गेस दिस इज राइट, ऐसा आपका कुछ बनने वाला है। सो अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करें इस पॉइंट पे, दोनों साइड अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास में देखो क्या बन रहा है, यू विल बी गेटिंग बेसिकली f ऑफ x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करके। राइट हैंड साइड में अल्फा अपॉन 9 तो आपका कांस्टेंट है, तो चलो अल्फा अपॉन 9 इंटू एक्स को ही हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एज ए सिंगल फंक्शन मान लेते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका अल्फा अपॉन 9 बचेगा f ऑफ x के साथ, एंड देन fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, अल्फा x अपॉन 9 इंटू f डैश x, राइट। चलिए, तो आई गेस अगर इस पॉइंट पे हम अब इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, अल्फा 9 और अल्फा को इस तरफ भेजते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। किसके साथ में, fx के साथ में। 9 अल्फा नीचे, ये आ गया fx के साथ में।
तो राइट हैंड साइड में जो एक एफ एक्स बचेगा उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में पुश कर सकते हैं, एंड इसके साथ में आपका राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, अल्फा इंटू एफ डैश एक्स बचेगा बस, राइट। एफ एक्स कॉमन निकालते हैं, सो आपके इसमें 9 अपॉन अल्फा माइनस 1 ऐसा कुछ आ रहा है, ये आ रहा है एफ एक्स के साथ में, और यहाँ पे अल्फा इंटू एफ डैश एक्स बन रहा है। सो इस पॉइंट पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर आपको दिख रही है बहुत ही अच्छी बात है, एफ एक्स को नीचे ले आके आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स बनेगा। लेकिन आपको और भी ज्यादा कंफर्टेबल होना है तो अभी थोड़ी देर के लिए आप ये चेंज कर लिया करो, है ना। मुझे भी पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे मैं y इक्वल टू एफ एक्स इमेजिन करता हूँ, ताकि जो dy बाई डी एक्स है वो यहाँ पे अपीयर हो जाए इन प्लेस ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ये चेंज करके आपको जो इक्वेशन है यही सेम इक्वेशन है, लेकिन दिखना कैसा स्टार्ट हो जाएगा, आपको रेगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। So at this point let us move the quantities around and मैंने यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लीव आउट कर दी शायद, यहाँ पे एक x भी था, राइट, यहाँ पे एक x भी था, यहाँ पे एक x भी था, एंड यहाँ पे भी इसका मतलब आपका एक x आना चाहिए, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मूव आउट किया था वो बेसिकली 9 और अल्फा को मूव आउट किया था, मैंने यहाँ पे अभी x को हिलाया नहीं था, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, सो दिस इज द बेटर एक्सप्रेशन जहां पे एफ डैश एस की प्लेस में हम क्या डी वाई बी डी एक्स डालना चाहते हैं, ऑलराइट। सो लेट अस डू द वेरिएबल सेपरेशन वाला आइडिया, है ना, यहाँ पे यूज करते हैं, एंड डी एक्स के साथ में यहाँ पे नीचे आपका एक्स आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा इस तरफ, ठीक है ना। अल्फा के साथ अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे जो मूव किया था वो 9 और अल्फा को मूव किया था, तो एक्चुअली अल्फा एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स ही आएगा। अरे यार अब यहाँ पे जो है आई गेस थोड़ा और फोकस बढ़ाना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पर मैंने जो मूव आउट किया था, मैंने क्या मूव आउट किया था, 9 को ऊपर और अल्फा को नीचे मूव आउट किया था, और फिर मैंने एफ एक्स को इस तरफ भेजा है, तो रह क्या है, एक्चुअली एक्स रह गया उस तरफ, एक्स रह गया है, एक्स रह गया है, यहाँ पे भी एक्स रह गया है, ठीक है ना। ओके, नाउ आई गेस थिंग्स आर लुकिंग बेटर, होपफुली सब कुछ सही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, dx अपॉन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, dx अपॉन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, एंड उसके साथ में आपके पास में जो कांस्टेंट है उसको भी यहीं रख दें क्या, कांस्टेंट को भी हम यहीं पर रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है ना, ये आ गया है। और उसके साथ में अगर आप देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या जा रहा है, तो सिंपली आपका dy अपॉन वाई जा रहा है, राइट। दोनों साइड इंटीग्रेट करवा लेते हैं, तो इस तरफ इंटीग्रेट करा के आपका इसमें क्या आ रहा है 9 अपॉन अल्फा माइनस 1, उसके साथ में आ जाएगा आपका ln x, और राइट हैंड साइड में आपका ln y बनेगा, तो इसी बात का फायदा उठा के यहाँ पे ln cy कर लेते हैं, राइट, ताकि हमें यहाँ पे पता रहे कि यार कांस्टेंट भी इजीली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे x की पावर में चढ़ा के अब यहाँ पे दोनों साइड से लॉग हटा देते हैं, तो x की पावर में हमारे पास में कितना आ जाएगा 9 अपॉन अल्फा माइनस 1, ये आपका cy के बराबर आ रहा है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो इंटीग्रेशन के बाद में हम अचीव कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखने में अभी यहाँ पे खराब है, लेकिन इसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि ये अच्छा है ना, एनालाइज। लेकिन चलो अभी यहाँ पे करते हैं इसको अच्छे से। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर आया है, इट इज लुकिंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। इनका कहना क्या था कि ये जो एक्चुअली आएगा ना आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला बनना चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। तो पैराबोला कैसे बनेगा यार, ये पैराबोला कैसे बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला बन सकता है ना, विद सम कांस्टेंट अलोंग विद दैट। तो मतलब ये तभी बनेगा जब पावर में आप यहां पे क्या करोगे, इस क्वांटिटी को, सिंस पैराबोला, सिंस इन्होंने कहा है कि पैराबोला बनेगा, तो हमें पता है कि पैराबोला बन रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपका, एंड इसलिए आपका यहां पर जो 9 अपॉन अल्फा माइनस 1 है, दिस हैज टू बी इक्वल टू 2। इफ दिस इज इक्वल टू 2, तो आप यहां पे इसको अगर उस तरफ लेके जाते हैं तो ये 3 बनेगा, अल्फा को उस तरफ 3 को नीचे, तो यहां से अल्फा आपका क्लियर है कि ये 3 के बराबर होना चाहिए, अल्फा हैज टू बी इक्वल टू 3, है ना। ये चीज हम यहां पे फील कर रहे हैं। ऑलराइट, इफ दिस इज क्लियर, तो हम यहां पे अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां पे बेसिकली वो रिप्लेसमेंट करके लेट अस ट्राई कि c का वैल्यू क्या आएगा। c का वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि यार ये इस पॉइंट से पास होता है, 2,1 से पास होता है। सो अगर मैं यहां पे 2 और 1 इनपुट में डालता हूं तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। मतलब आपके पास में जो y फाइनली यहां पर बना है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली x स्क्वायर अपॉन 4। y का वैल्यू इज x स्क्वायर अपॉन 4, एंड अगर ये वैल्यू है तो इसके ऊपर अगर -4 बीटा भी अगर मैं लाई करवा दूं, -4 बीटा अगर मैं इस पे लाई करवाता हूं, ठीक है, -4 बीटा, राइट। सो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा आ जाएगा आपका यहां पे -4 का स्क्वायर अपॉन 4, विच इज बेसिकली इक्वल टू 4। सो हमारे पास में बीटा और अल्फा आए हैं, एक 4 आया है, एक 3 आया है, राइट। एंड क्या पूछा है अल्टीमेटली, बीटा की बार अल्फा पूछा है, तो दैट इज द लास्ट स्टेप जो हमें यहां पे करना है।
एंड विद दैट वी विल फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। देयरफॉर बीटा की पावर अल्फा इज बेसिकली 4 की पावर 3, मतलब यहाँ पे 64 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, राइट। सो ये है आपकी कहानी। हमने यहाँ पे सारे ही सवाल डिस्कस कर लिए हैं लगभग। आपके कुछ सवाल डेफिनेटली यहाँ पर बचे होंगे। मैंने यहाँ पे 10 सवाल किए हैं आपके साथ में सॉल्व, जो अच्छे वाले क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है 14 क्वेश्चन से बेसिकली इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल आए हैं। तो मतलब 4 सवाल आपके बचे हैं, आप उनको जाके फर्दर देख सकते हैं ताकि कंप्लीशन की फीलिंग आपको आ जाए। बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो अच्छे वाले सवाल है वो सब हमने यहाँ पे कवर किया। एंड यू विल नोटिस कि अभी तक के जो भी हमने पीवाईक्यू सेशंस किए हैं, ये वाला सेशन काफी लंबा हुआ है। तो जो भी पीवाईक्यू सेशन आपका लंबा है, मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर से सवाल थोड़े अच्छे क्वालिटी के पूछे गए हैं। कुछ कुछ सवाल ऐसे भी थे जिसके अंदर एक के अंदर 2-2 इंडिकेशन हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। सो समय हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा है ना, 15-20 मिनट्स मोर देन द यूजुअल टाइम दैट वी एक्सपेक्ट, जिसके अंदर हम यहाँ पे आपके साथ में इतने क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं। बट चलो, हमने यहाँ पे कोशिश ये करी है कि आपके एक्सप्लेनेशन जो है उनमें कोई कमी ना रहे। एंड थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये भी ट्राई किया है कि आप अगर एग्जाम में समय बचाना चाह रहे होते हैं तो हम यहाँ पे कैसे कैसे सोच सकते हैं सवाल को अटेम्प्ट करते समय, वो भी हमने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर सेशन। आपको होपफुली यहाँ पर जो अच्छा लगा एंड आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अब मिल चुकी है। अगर अच्छा लगा है तो यार सेशन को लाइक भी कर दिया करो एंड साथ ही साथ कमेंट करो, है ना, कि आपको कैसा लग रहा है एंड व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अस। क्योंकि देखो, आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आप फेस कर रहे होंगे, राइट। तो वी एज टीचर्स वुड डेफिनेटली बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विथ द काइंड ऑफ इश्यूज दैट यू आर फेसिंग। सो कमेंट्स में बताते रहो एंड विल ट्राई टू ब्रिंग अप मोर कंटेंट रिलेटेड टू दैट। लेकिन अभी जो यहाँ पर आपका सीरीज चल रहा है पीवाईक्यू रिलेटेड, जो आपका सीरीज अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो वैसे भी टॉप प्रायोरिटी रहने वाला है, क्योंकि ये तो हर किसी को चाहिए, जो आपने देखना ही चाहिए। ऑलराइट, चलिए, एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सेशन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।